डीमंस गेट से अंडरटेकर और गोल्डन विंग्ड एलियन जा चुके थे। अब बस एक बड़ा सा खून का तालाब बचा था। जैंगी दूर से देख रहा था। दिलचस्पी थी लेकिन डर भी लग रहा था, इसीलिए वो पास नहीं गया। उसे लगा शायद बाकी दो अननोन एपिसलोन्स भी आने वाले हों, तो वो दूर ही चुपचाप वेट कर रहा था। 1 घंटे बीत गए। जैंगी ऑलमोस्ट मान चुका था। तभी वो टॉल एलियन काले कॉम्बैट सूट में वापस आता दिखा। उसने पहले ब्लड पूल को ध्यान से चेक किया, फिर हाथ में एक नाइट स्वॉर्ड और एक शील्ड लेकर गेट की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे खून में से चलते हुए वो गेट तक पहुंच गया और टेस्टिंग के बाद पूरे दम से तलवार मारी। काली आग भड़क उठी, जमीन हिल गई, लेकिन गेट पर सिर्फ एक गहरा निशान पड़ा। गेट टूटा नहीं, ये साफ था कि ये गेट एक बहुत ही पावरफुल सील से बंद है। वो टॉल एलियन भी कुछ देर सोचता रहा और फिर चला गया। जैंगी समझ गया अगर इतना पावरफुल बंदा गेट नहीं खोल पाया तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद गोल्डन आर्मर वाला बंदा भी आया। उसने पुराने निशान को देखा, हल्की सी हंसी दी और बिना कुछ किए चला गया। जैंगी अब पूरी तरह श्योर था ये गेट तभी खुलेगा जब पाजी फैमिली अंदर जाएगी, और वो भी चुयाओ धर्म सभा के टाइम पर। लेकिन इन सब लोगों की पहचान उसे समझ नहीं आई। 5 एपिसलोन्स की ताकत बहुत जबरदस्त थी और किसी को भी वो पहले नहीं जानता था। उसे शक हुआ कहीं शांगजिया टेम्पल ने सबको ट्रिक तो नहीं किया। फिर सोचा अगर साउथ वेस्ट रीजन इतना यूनाइटेड होता तो किसी को धोखा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर जैंगी ने डिसाइड किया अब वापस जाकर यांग शिनशिन से डिस्कस करेगा। डीमंस गेट फिलहाल किसी से नहीं खुलने वाला था, तो बेटर था कि बस ऑब्जर्व करते रहें। दूसरी तरफ लियांग यू और मुयान पाजी फैमिली की टेरिटरी में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्हें पाजी फैमिली से नफरत थी, पर फिलहाल कोई गलत मूव नहीं करना चाहते थे। तभी एक रेबल ग्रुप ने पाजी फैमिली के सरफेस कैंप पर अटैक कर दिया। लियांग यू और मुयान तुरंत वहां पहुंच गए, चुपचाप सब देख रहे थे। ये रेबल्स कोई रैंडम ग्रुप नहीं था, ये वो लोग थे जो चीफ्टन्स और शांगजिया टेम्पल के रूल को नहीं मानते थे। एक लड़की जो सफेद भेड़िए पर सवार थी रेबल लीड कर रही थी। उसके पीछे वुल्फ्स का झुंड और कई फाइटर्स थे। उन्होंने कैंप पर अटैक किया, सर्फ्स को आजादी के लिए उकसाया। तुम लोग गुलाम नहीं हो, ये खाना और घर तुम्हारा है। सर्फ्स डर रहे थे, लेकिन रेबल्स की ताकत देखकर कुछ ने हिम्मत की और हथियार उठा लिए। धीरे धीरे रेबेलियन फैलने लगा। कई प्राइवेट सोल्जर्स को रेबल ने आसानी से हरा दिया। लियांग खुश थी कि कोई तो स्टैंड ले रहा है, लेकिन मुयान ने उसे रोका। इमोशन से काम नहीं चलेगा, अभी हमें शो अप नहीं करना चाहिए। तभी पाजी गेजांग को न्यूज मिली। उसने कामली पूछा स्नो माउंटेन कॉन्डोर आया है क्या? नौकर ने बताया नहीं, वो शेफर्ड लड़की जुहामा है। गेजांग ने तुरंत क्यूंगडा को भेजा, जिसे पकड़ना हो पकड़ो, जिसे मारना हो मार दो। फिर निकले असली सोल्जर्स, टैंक्स में सवार, पूरी तरह से ट्रेंड और सबके सब एलियंस। क्यूंगडा ने आते ही ऑर्डर दिया मार दो सभी को, और मशीन गन से चारों तरफ फायर खोल दिया। रेबल्स और वुल्फ्स के बीच गोलियों की बारिश शुरू हो गई। लड़ाई अब असली टर्निंग पॉइंट पर थी। उच्च स्तरीय इनह्यूमंस के लिए गन्स बस टॉय जैसी होती हैं। ज्यादातर ऑर्डिनरी सोल्जर्स ही उन्हें मेन वेपन के रूप में यूज करते हैं। जैंगी भी गन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सुपरनैचुरल पावर रिलीज करने के लिए करता है, पर आम लोग और लो लेवल म्यूटेंट्स के लिए थर्मल वेपन्स अब भी एक्सट्रीमली डेंजरस हैं। क्योंगडा अपनी ईलाइट चैरियट यूनिट के साथ रेबल कैंप पर सीधा हमला करता है। गोलियों की बारिश ने पूरी रात को आग और चीखों से भर दिया। वुल्फ, सफरर्स और कुछ प्राइवेट सोल्जर्स वहीं ढेर हो गए। ये रूथलेस हमला देखकर लियांग यू शॉक्ड रह गई। उसने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। मुयान बोली रियल किलिंग मशीन इमोशंस नहीं रखते, इसीलिए वो बेस्ट सोल्जर्स बनते हैं। रेबल्स ने भी फाइट के लिए कमर कस ली। वुल्फ राइडर लड़की ने सीटी बजाई और सारे वुल्फ्स चैरियट की तरफ दौड़ पड़े। रेबल्स ने सर्फर्स को चिल्लाकर कहा साउथ की तरफ भागो, वहां फ्रीडम है। कुछ सर्फर्स ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर वहीं पड़े रहे, जैसे कुछ न देखने से सब बच जाएगा। जुमा ने वेयरवुल्फ फॉर्म ले लिया, आंखें आइस ब्लू, व्हाइट फर और हाथ में आइसी व्हिप। उसने व्हिप घुमाकर बुलेट्स रोकने के लिए आइस की वॉल बना दी। जोंडा चैरियट के बाहर आया, पाइप जलाता हुआ ब्लैक स्मोक से ढका। वो सडनली एक 5
मीटर टॉल डार्क स्किन मॉन्स्टर बन गया। उसकी एबिलिटी थी एंग्री किंग कॉन्ग। जूमा और जोंडा आमने सामने आ गए। वो जानती थी ये कितना डेंजरस है। कॉम्बैट इंडेक्स 9700, पर फिर भी उसने फाइट शुरू की। लियांग यू और मुयान छिपे हुए सब देख रहे थे। जूमा क्लियरली ओवर पावर्ड हो रही थी। उसके अटैक्स बार बार फेल हो रहे थे और जोंडा के पंचेस पूरे फील्ड को तबाह कर रहे थे। सर्फर्स डर के मारे रोने लगे। कुछ रिलीजियस लोग रेबल्स को ही गाली देने लगे। तुम ना आते तो हम सुअर की तरह ही सही लेकिन जिंदा तो रहते। लियांग यू अब और सह नहीं पाई। उसने कहा, मुझे हेल्प करने जाना ही होगा। मुयान ने रोका, तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। जैंगी का पूरा प्लान रिस्क में पड़ जाएगा। लियांग यू ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं डिस्गाइज में रहूंगी और कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन मुयान, तुम्हें उन महिलाओं को बचाने में हेल्प करनी होगी। मुयान थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन मैं फाइट नहीं करूंगी। अगर तुम पकड़ी गई तो ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम होगी। लियांग यू ने मास्क पहना और मुस्कुराई, ठीक है। इधर बैटलफील्ड पर जूमा बुरी तरह से दब चुकी थी। तभी उसके हेडसेट में एक कोल्ड फीमेल वॉइस आई, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। 3 किलोमीटर दूर एक अंडरग्राउंड यार्ड में 100 से ज्यादा औरतें कैद हैं। उन्हें रेस्क्यू करना होगा। जूमा शॉक्ड हो गई, हम उन्हें ही ढूंढने आए हैं। उनमें से मेरी बहन भी है। मुझे ये शर्त मंजूर है। लियांग यू ने गहरी सांस ली, मास्क नीचे किया और बोली, तो चलो इसे खत्म करते हैं। जूमा गिरने ही वाली थी जब कोंडा के चेहरे पर एक डरावनी हंसी छाई, लेकिन तभी उसे किसी की नजर अपने ऊपर महसूस हुई। उसका पंच वहीं रुका। उसने देखा थोड़ी दूर एक औरत कॉम्बैट यूनिफॉर्म में डीमन सबडूइंग पेस्टल्स लिए चुपचाप खड़ी है। रीइंफोर्समेंट्स, कोंडा ने बदबदाया और फिर जूमा को मारने के लिए पलटा। जूमा किसी तरह बची, लेकिन हवा के झोंके से दूर जा गिरी। तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में आई, रेजिस्ट मत करो, और फिर वो एक शैडो में समा गई। उधर लियांग ने तुरंत कोंडा पर हमला कर दिया। दोनों एनहांस म्यूटेंट्स की भिड़ंत शुरू हो गई। लियांग यू टेक्निक्स में बहुत आगे थी और अपनी पहचान छुपाने के लिए पूरा पावर यूज नहीं कर रही थी। फिर भी कोंडा डर गया। कोंडा सोच में पड़ गया, इतनी पावरफुल लड़की आखिर है कौन? लेकिन लियांग यू चुप रही और उसके हर पंच को आराम से ब्लॉक करती रही, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। उधर मुयान और जूमा ने दूसरे रेबल्स के साथ उन महिलाओं को ढूंढ निकाला जो अंडरग्राउंड कैद थी। उन्होंने कुछ सोल्जर्स को हराया और औरतों को बाहर निकाला। जूमा ने 2 बहनों को देखकर उन्हें गले लगाया। मुयान बोली, अब जल्दी निकलो वरना दुश्मन पहुंच जाएंगे। रेबल्स कुछ औरतों को ले जा चुके थे और मुयान ने शैडो से उन्हें रास्ता दिखाया। उसने लियांग यू को सिग्नल भेजा, मिशन कंप्लीट हो गया है। अब लियांग यू ने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन कुंडा पीछे जरूर करेगा। आखिरी हमला करते हुए लियांग यू ने डीमन सबडूइंग पेस्टल से कुंडा के चेस्ट में वार किया। उसका आर्मर्ड शरीर टूट गया और वो वहीं घुटनों पर गिर गया। लेकिन लियांग यू ने उसे मारा नहीं, बस उड़कर वहां से निकल गई। बर्फीली पहाड़ियों में जूमा और बाकी रेबल्स लियांग यू का इंतजार कर रहे थे। जब वो पहुंची सबने थैंक यू कहा, लेकिन सतर्क भी रहे। जूमा बोली, हमारी हालत बहुत खराब है, हम सभी औरतों को बचा नहीं सकते थे। लियांग यू नाराज हो गई, सिर्फ 7-8 औरतें, बाकी का क्या? जूमा ने जवाब दिया, हमारे पास खाना नहीं है, ब्लिजर्ड सिटी के सारे सप्लाईज छीन लिए गए हैं, हम खुद बेयरली जिंदा हैं। मुयान ने तंज कसा, तो रेड क्यों किया? जूमा ने कहा, जिन्हें बचाया वो हमारी बहनें हैं, बाकियों को लाने का मतलब होता अपनी पूरी टीम को रिस्क में डालना। ये वॉर है और हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। लियांग यू को ये बात कड़वी लगी, लेकिन वो समझ गई कि जूमा सच कह रही थी। रेबल्स ने कहा, जो औरतें वहीं रह गई हैं उनके सर्वाइवल्स के लिए चांसेस कैंप में ज्यादा है। जूमा ने लियांग यू से कहा, हम आभारी हैं लेकिन भरोसा नहीं कर सकते। अगर तुम वाकई चीफटेन की एजेंट हो तो अभी हमें मार डालो, वरना प्लीज वापस जाओ। मुयान बोली, चलो जो जरूरी था वो कर लिया। लियांग यू ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन जाने लगी तो जूमा ने रोक लिया। 1 मिनट, अगर आप दोनों सच में जस्टिस के लिए लड़ रही हैं तो क्या कभी फ्यूचर में हमें हेल्प कर सकेंगी? एक कांटेक्ट छोड़ दो। मुयान और लियांग यू कुछ पल के लिए चुप रही। ये रिक्वेस्ट थोड़ी ऑकवर्ड थी लेकिन ऑनेस्ट भी। लियांग यू बोली, कांटेक्ट इन्फो एक्सचेंज करें? जूमा ने सर हिलाया, माफ कीजिए, हम अपना कांटेक्ट नहीं दे सकते। अगर आप लोग तैसी के आदमी हैं तो कैंप का पता लगाना आसान होगा,
इसीलिए हम ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। उसकी चीक्स थोड़ी लाल हो गई। वो जानती थी ये डिमांड थोड़ी ज्यादा थी, पर सर्वाइवल के लिए जरूरी भी। मुयान ने ठंडे स्वर में कहा, तो मतलब सिर्फ तुम हमसे हेल्प मांग सकती हो, पर हम तुमसे नहीं। जुमा ने शर्म से सर झुका लिया। हम फिलहाल कुछ नहीं दे सकते, पर बर्फीली पत्थर में सफर कर रहे लोगों के लिए आप हमारी हेल्प करें। मुयान मुस्कुराई। ठीक है, कांटेक्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है। लियांग यू को हैरानी हुई, पर मुयान ने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। वो दोनों छाया में गायब हो गए और पाजी के घर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में लियांग यू ने पूछा, तुम यूजुअली ऐसी डिसीजंस नहीं लेती, क्यों माना? मुयान बोली, ये लड़की फ्यूचर में काम आ सकती है। वो इन्फिल्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट है और उसके अपोकलिप्टिक एक्सपीरियंस ने उसे और भी कॉशियस बनाया है। जैंगी ने हमें यहाँ इंटेल के लिए भेजा है। रेबल्स से डायरेक्ट कांटेक्ट मिलना मुश्किल है। ये रास्ता काम आ सकता है, और सिर्फ कांटेक्ट देने का मतलब ये नहीं कि हेल्प करनी ही पड़ेगी। लियांग यू बोली, तुम्हारी सोच बहुत डीप है। मुयान सिर्फ इतना बोली, तुमने हेल्प की और बदले में शक मिला। लियांग यू और मुयान नहीं लौटे। उन्हें सिर्फ कैम्प की हलचल याद थी। क्या ये वही दो थे? पर रेबल्स को छोड़ना बेवकूफ़ी होती। वो आराम से सोफा पर बैठ गया। साउथ वेस्ट की सिचुएशन मेरी सोच से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसने बताया कैसे 5 एपिसलोन्स दिखाई दिए, इतनी पावरफुल फिगर्स एक साथ। यांग शिनशिन बोली, ये साबित करता है स्नो माउंटेन में कोई मिस्टीरियस जगह है जो इन पावर हाउसेस को अट्रैक्ट कर रही है। जैंगी बोला, मुझे इनमें से कोई भी पहचान में नहीं आया। शायद 2 लोकल्स थे। शिनशिन ने कहा, बाकी 2 शायद फॉरेनर्स हो। अंकल यू चौंक गया, मतलब हमारे ट्रेजर्स पर फॉरेनर्स की नजर है। शिनशिन ने एनालाइज किया, अगर उनका पावर इंडेक्स 15,000 से ऊपर है तो वो किसी बड़े रीजन के टॉप फाइटर्स हैं। अगर अननोन है, जरूर फॉरेनर होंगे। जैंगी बोला, अगर पाजी गेजांग मुझे बुला सकता है तो बाकी पावर्स भी आउटसाइडर्स बुला सकते हैं। लियांग यू और मुयान लौटे और सारा सच जैंगी को बता दिया। रेबल से कांटेक्ट का एक और रास्ता मिल गया था। जैंगी ने कहा, तुमने अच्छा किया, ये कांटेक्ट फ्यूचर में काम आएगा। उसने सोचा, फ्यूनरल मास्टर बेहद स्ट्रांग है, मैं उसकी पावर देख चुका हूँ। तंत्रा की ताकत से वो घायल होकर भी रिवाइव हो गया था। अगर डीमन किंगडम का डोर खुला तो उस पर जीत पाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जिसे लियांग यू ने हराया था, पाजी गेजांग के सामने शर्मिंदा होकर नरमस्तक था। उसने कहा, एक आउटसाइडर औरत ने अटैक किया। उसके पास एडवांस्ड गियर था और वो बहुत स्ट्रांग थी। पाजी गेजांग को शक हुआ, क्या वो मुयान थी? पर उसने बात टाल दी, इस बारे में फिर बात मत करना। सोलांग देजी समझ गया, अगर जैंगी सच में चाहे तो एक रात में पाजी फैमिली को मिटा सकता है। उसे यकीन नहीं था कि इतना बड़ा किलर सिर्फ कुछ सर्व्स को बचाने आएगा। उसने ऑर्डर दिया, इन्वेस्टिगेशन तेज करो, पेट्रोलिंग बढ़ाओ, दोबारा ये मिस्टेक ना हो। पाजी गेजांग जानता था ये फाइट अब सिर्फ रेबल्स और फैमिली के बीच नहीं रही, अब बाहर की पावर्स भी इस गेम में है। सारा सिटी, रामिन फैमिली। रात के अंधेरे में एक परछाई चुपके लामिन ओजू के रूम में आई। लामिन ओजू रामिन फैमिली की मुख्य थी, एक खूबसूरत पर सख्त महिला। वो किसी को सीधा नहीं देखती, बल्कि थोड़ी ऊपर से नीचे नजर डालती है। रूम में एक लंबा विदेशी आदमी बैठा था, नीली आंखों और ब्राउन बालों के साथ। उसने अपना हेलमेट उतारा, वाइन पी और बोला, मैं उस जगह गया था जैसा तुमने कहा था, कुछ अजीब मिला। लामिन ओजू हंसी, बिना रामिन फैमिली की मदद के तुम अंदर नहीं जा सकते। सच कहा, आदमी बोला, पर ज्यादा इंटरेस्टिंग भी तो था। वो दोनों धीरे धीरे स्ट्रैटेजी डिस्कस करने लगे। लामिन बोली, बाकी 3 फैमिलीज, शालांगताई, पाजी शाजा और शांगजा टेम्पल के भिक्षु, ये सब इतने सिंपल नहीं है। आदमी बोला, इसीलिए तो तुम्हारी जरूरत है। शांगजा टेम्पल बर्फीली पहाड़ों के सामने खड़ा है। अंदर अंडरटेकर ध्यान में बैठा है। उसके शरीर में एक अदृश्य शक्ति प्रवेश कर रही है, 5 एपिसलोन्स की एनर्जी। ये शक्ति बहुत इंटेंस है, इसीलिए वो उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी याशे लांगताई फैमिली के प्रमुख और टेम्पल के त्रिपा देजी अंदर आते हैं। वो दुखी होकर बोलते हैं, लॉरेन को मार दिया गया है पाजी के मर्सिनरीज ने। अंडरटेकर शांत है, उसका ये भाग्य था। देजी गुस्से में बोलता है, तुम कुछ नहीं करोगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। अंडरटेकर बस एक ही शब्द बोलता है, अमितबाह, और देजी गुस्से में बाहर चला जाता है। अगली सुबह पाजी हाउस में
जैंगी पाजी गेजांग से मिलने वाला होता है, लेकिन गेजांग खुद आ जाता है। वो कहता है देजी ने सभी फैमिलीज को शांगजा टेम्पल में बुलाया है कल के इंसिडेंट की वजह से। जैंगी मुस्कुराता है, मुझसे रिलेटेड है? गेजांग बताता है उन्होंने शांगजा टेम्पल के मॉन्क्स मारे, जिनमें एक पावरफुल वज्र लॉरेन भी था। ये पब्लिक में तांत्रिक धर्म के खिलाफ एक एक्ट माना जाएगा। गेजांग जैंगी को सलाह देता है फिलहाल बाहर ना जाए। जैंगी हंसकर कहता है ठीक है, वैसे भी मुझे अभी तैयारी करनी है। जैंगी ने जब चारों फैमिलीज और उनकी फोर्सेस का डेटा देखा, साफ हो गया कि सब आपस में डिवाइडेड हैं और कमजोर भी। सिर्फ शांगजा टेम्पल और अंडरटेकर ही असली थ्रेट्स हैं। लेकिन तभी 3 मॉन्क्स एक तूफानी रात में पाजी हाउस की तरफ आते हैं। गार्ड्स उन्हें देखकर डर जाते हैं। वो शांगजा टेम्पल के धर्मा प्रोटेक्टर्स थे। मिडिल एज्ड मॉन्क कहता है हम उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने लॉरेन को मारा था। गार्ड कुछ बोलता इससे पहले एक ब्लिजर्ड आता है और तीनों गायब हो जाते हैं। अगले पल वो पाजी के मेन हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। जब बटलर लेबू को पता चला तो वो घबरा गया। उन्होंने जानबूझकर मास्टर को बाहर भेजा ताकि वो जैंगी को पकड़ सके। अब पाजी हाउस पूरी तरह अनगार्डेड है और अब खतरा उन स्पेशल गेस्ट पर है जो अंदर मौजूद हैं। साउथ वेस्ट रीजन के 4 बड़े परिवारों के पेट्रियार्क्स बुद्धिस्ट मंदिर में एकत्रित हो चुके थे। एक विशाल टेबल के चारों तरफ सिर्फ 4 मुख्य बैठे थे। उनके सबसे करीबी गार्ड्स को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। ये साउथ वेस्ट का हाईएस्ट लेवल मीटिंग था। आज का माहौल कुछ ज्यादा ही सीरियस था। शांगा मठ के त्रिपा या शलांगताई देजी का चेहरा सख्त था और उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उनका ध्यान पाजी गेजांग पर था जो उनके बगल में खड़ा था। कल शांगजिया टेम्पल के गार्डियंस पर बॉर्डर के पास अटैक हुआ था। पूरी टीम का सफाया कर दिया गया। देजी ने कड़वी आवाज में कहा ये लोग तांत्रिक बुद्धिज्म के प्रोटेक्टर्स पर अटैक करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? जरूर किसी डेविल के प्रभाव में आए होंगे। देजी ने सीधा पाजी गेजांग से पूछा मेरे पास इन्फो है कि वो लोग आपके परिवार में आए थे, क्या ये सच है? गेजांग ने कैजुअल अंदाज में बोला ऐसा हुआ? मुझे तो कुछ नहीं पता। लामी नोजू ने हल्की सी स्माइल दी। अभी भी कंफ्यूज्ड होने का नाटक कर रहे हो? देजी ने सख्त टोन में बोला तो इसका मतलब है उन लोगों का आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। गेजांग हंसा इतने लोग हैं परिवार में, मैं सबको कैसे जान सकता हूँ? देजी ठंडी नजर डालकर बोला बहाने बनाना छोड़ो गेजांग, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है। असल में देजी तो ऑलरेडी तैयार हो चुका था। उसने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स पाजी हाउस में भेज दिए थे। अगर गेजांग ने सरेंडर नहीं किया तो वार तय था। देजी ने पॉलिटिकल कार्ड खेला। हम चारों फैमिलीज एक ही खून से हैं, हमें एकजुट रहना चाहिए। चुनजाओ धर्मा असेंबली आने वाली है, मुझे 1000 सोल्जर्स और 5000 सर्व्स चाहिए। ये सुनकर बाकी पैट्रियार्क्स का टेंशन बढ़ गया। सबको पता था ये वही पुरानी स्ट्रेटजी है। छोटी छोटी डिमांड से देजी सबका पावर वीकन करता जा रहा है। लेकिन इस बार पाजी गेजांग झुकने को तैयार नहीं था। हम अपने एंसेस्टर्स की लेगेसी ऐसे नहीं देंगे, गेजांग बोला, पर ऑफरिंग के लिए कुछ चीजें दे सकते हैं। देजी का चेहरा ठंडा हो गया। लामिनोजू और शाजा गैस्टो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देजी ने लामिन से पूछा और आप? लामिन ने भारी मन से कहा 3 दिनों में लोग और सामान भेज देंगे। देजी मुस्कुराया, बहुत अच्छा चॉइस है। जो भगवान और बुद्धा की मर्जी के खिलाफ जाएगा उसे प्राइस चुकानी पड़ेगी। उधर पाजी हाउस में 3 धर्मा प्रोटेक्टर्स अंदर घुस चुके थे। किसी सोल्जर्स ने रोकने की हिम्मत भी नहीं की। बटलर लेबू घबरा गया। उसने जैंगी से कहा सब लोग जल्दी से सेलर में छुप जाओ। जैंगी ने शांतिपूर्वक उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, उन्हें ढूंढने दो। अगर हम भागे तो वो और भी अग्रेसिव हो जाएंगे। जैंगी की मुस्कुराहट में कॉन्फिडेंस था। जिनको लगता है वो हमें ढूंढने आए हैं, उन्हें पता नहीं वो किससे टकरा रहे हैं। शांगजा मंदिर के 3 गार्ड्स मुचान के नेतृत्व में थे। पाजी के मेन गेट पर आ गए। उन्होंने लाउड और काम टोन में बोला हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने लॉरेन को मारा और पाजी परिवार से उनके हथियार सरेंडर करने की डिमांड की। पाजी फैमिली के प्राइवेट सोल्जर्स इस सिचुएशन में फंसे हुए थे। अगर वो रोकने की कोशिश करते तो शांगजा के टॉप फाइटर्स को हैंडल नहीं कर पाते। कोंगडा जो पाजी की प्राइवेट आर्मी का कमांडर था, डीमन सबडुइंग पेस्टल हाथ में लिए मेन गेट पर खड़ा था। मुचवान ने हाथ जोड़ के कहा प्लीज हथियार सौंप दीजिए और तांत्रिक बुद्धिज्म की गरिमा बनाए रखिए। कोंगडा बोला हमारा मास्टर यहाँ नहीं है,
प्लीज लौट जाइए। मूचवान ने एक ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम भी डेविल के साथी बनना चाहते हो? अंदर से जैंगी की आवाज आई, किसी ने मुझे बुलाया? जैंगी ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म में बाहर आया। मूचवान और बाकी मॉन्क्स उसे पहचान लेते हैं। मूचवान ने कहा, तुमने हमारे ट्रिक गार्डियन को मारा है, क्या तुम अपना पाप कबूल करते हो? जैंगी ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, मैंने कोई डेविल नहीं मारा, मैंने सिर्फ रास्ता क्लियर किया है। आशीना ने गुस्से में बोला, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ऑप्शन है, हमारे साथ चलो और एक्सोसिज्म रिचुअल अंडरगो करो। जैंगी ने सर हिलाकर कहा, ठीक है। लेबू ने तुरंत रोका, सर ये लोग आपको धोखे से ले जा रहे हैं, ये बहाना है आपको खत्म करने का। जैंगी ने कहा, मैं हैंडल कर लूंगा, पाजी फैमिली पर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए। तीनों मॉन्क्स ने जैंगी को शांजार टेम्पल ले आया। अंदर एक पुरानी पगोड़ा में एक उसका घेराव हुआ। मूचवान बोला, अमित्वा रिपेंट करो और तांत्रिक धर्म ज्वाइन करो। जैंगी हंसा, माफ करना, मुझे मॉन्क बनने का कोई शौक नहीं है। जांगबू गुस्से में बोला, तुम डेविल हो, तुम्हारा एक्सोसिज्म जरूरी है। जैंगी ने अपनी ब्लैक फ्लेम स्वॉर्ड निकाली। अच्छा तो देखे किसमें कितना दम है। मंदिर के अंदर काली ज्वाला के साथ उठी उसकी तलवार चमकने लगी। हवा बवंडर बन गई और आग और स्नो स्टॉर्म एक साथ घिरने लगे। मंदिर के पिलर्स गिरने लगे। एक तरफ सुनहरी रोशनी थी जो डायरेक्ट जैंगी की तरफ जा रही थी। तीनों धर्म रक्षक एक साथ अटैक कर रहे थे। जब तंत्र के खिलाफ खड़े किसी को खत्म करने के लिए वो अल्टीमेट टेक्निक इस्तेमाल की गई थी, दूर खड़े साधुज और मॉन्क्स उसे देख रहे थे और चीखने लगे, देवताओं की शक्ति। लेकिन अचानक बर्फीली बवंडर के बीच एक काली दरार उभर गई। आसमान से लेकर जमीन तक एक लॉन्ग रेजर थिन फ्रैक्चर। वो कोई और नहीं, जैंगी की तलवार की धार थी। ब्लैक वॉल्केनिक एनर्जी ने विंड स्टॉर्म और मैजिकल चेन्स को एक ही स्ट्राइक में तोड़ दिया। पूरा सीन एक पल में फ्रीज हो गया। जैंगी शांत खड़ा था। उसके आसपास की जमीन टूट चुकी थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे की मिट्टी बिल्कुल साफ थी। मूचवान और बाकी मॉन्क्स के चेहरे पेल पड़ गए। ये कैसे संभव है? कोई इंसान हमारे कोऑर्डिनेटेड अटैक से बच गया। तभी आशीना ने एक भयंकर गर्जना की। डस्ट और स्नो क्लाउड्स के बीच से एक विशालकाय यक निकला। 8 ग्लोइंग आईज, रेड गोल्ड शिमरिंग बॉडी और तंत्र के एंशिएंट संस्कृत मंत्रास उसके बदन पर चमक रहे थे। याक ने जमीन पर अपने हूफ से ऐसा प्रहार किया कि ग्राउंड हिल गया और फिर टूट गया। जैंगी के पैरों के नीचे की मिट्टी भी टूट गई। वो गिरने लगा। अर्थ मैनिपुलेशन, जैंगी तुरंत समझ गया। तभी आशीना का मॉन्स्टरस शरीर एक पहाड़ की तरह आसमान से सीधा जैंगी पर गिरने लगा। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है, और फिर अपनी ब्लैक फ्लेम तलवार को और टाइट पकड़ लिया। ब्लैक मून शेप्ड ज्वाला उसके हाथों से निकलकर आसमान तक चली गई और ब्लड रेन के बीच आशीना की चीख गूंज उठी। उसका शरीर कमर के पास से 2 हिस्सों में कट गया। मूचवान और जांगबू ठहर गए। वो हवा में भी अटैक कर सकता है। जैंगी ने आशीना के 2 हिस्सों के बीच से आकाश में हवर करते हुए जमीन पर कदम रखा। उसने स्वॉर्ड शीथ में डाली और बोला, तुम लोगों में से कोई भी मुझे रोकने के लायक नहीं है। मूचवान और जांगबू ने अपना फाइनल अटैक छोड़ा। ब्लैक क्लाउड्स छा गए। जांगबू ने अपनी एन्चेंटेड चेन्स दोबारा जमीन में उतारी, लेकिन जैंगी की तलवार से निकली काली फ्लेम्स ने एक झटके में दोनों को खाली स्पेस बना दिया और वो गायब हो चुके थे। टेंपल के दूर लोग शॉक में थे। धर्मा प्रोटेक्टर्स, उस राक्षस ने उन्हें मार दिया। जैंगी ने किसी तरफ देखा भी नहीं, बस चुपचाप चला गया। शांगजा मोनेस्ट्री में देजी को जब न्यूज मिली, उसके हाथों में चाय का कप गिर गया। तीनों धर्मा रक्षक मार दिए गए। लामिन और गात्सो ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों समझ गए, पाजी गिजांग ने किसी आउटसाइडर का सहारा लिया है। देजी ने उन दोनों पर एंगर से नजर गड़ाई। अब तुम दोनों मेरी मदद करोगे। गिजांग ने तंत्र के खिलाफ जाके राक्षस को पनाह दी है, अब उसे खत्म करना होगा। लामिन और गात्सो के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने युद्ध के लिए हामी भर दी। जैंगी ने उन तीनों शवों को उठा लिया। आखिर वो सभी हाई लेवल डेल्टा ओरिजिन थे। बेकार जाने देना बेकार ही होता। रास्ते में किसी ने उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं की और वो बर्फीले घाटी में गायब हो गया। कुछ देर बाद वो वापस पाजी गिजांग के घर आया।
पाजी गिजांग इस वक्त घर पे ही था। लिविंग रूम में दूध वाली चाय लेकर बैठा था, बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। बटलर लेबू पास खड़ा परेशानी में बुदबुदा रहा था। मैंने सोचा किसी को भेजकर उन मॉन्क्स को थोड़ा डीले करा दूं, लेकिन वो गेस्ट खुद उनके साथ चला गया। मैं क्या करता? पाजी गिजांग ने उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसे मालूम था जैंगी क्या करने गया था। जब जैंगी ने लॉरेन को मारा तब ही उसने अपना रियल नेचर दिखाया था, और पाजी गिजांग को पता था याशा लांगताई फैमिली अब छोड़ेगा नहीं। पर डर के बजाय वो खुश था, क्योंकि इसका मतलब था जैंगी उसके और याशांग लांगताई के बीच के स्ट्रगल में एक्टिवली शामिल हो चुका था। तभी गेट पर अचानक जैंगी दिखाई दिया। गार्ड्स चौंक गए, किसी ने उसे आते हुए देखा तक नहीं। उन्होंने तुरंत हेड झुकाकर सैल्यूट मारा। जैंगी सीधा अंदर गया। पाजी गिजांग ने चाय टेबल पर रखी, मुस्कुराया और उसे अंदर बुलाया। फिर सबको, लेबू को भी अंदर से निकाल दिया। अंदर सिर्फ दोनों बचे, पाजी गिजांग और जैंगी। बाहर सोलांग देजी खुद गेट पर पहरा दे रहा था। दरवाजा बंद होते ही पाजी गिजांग ने तुरंत पूछा, लॉर्ड कियोस, उन लोगों का क्या हुआ? जैंगी ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, सबको मार डाला। पाजी गिजांग सीरियस हो गया, लेकिन उसके चेहरे पे एक संतोष की छाप थी। धन्यवाद, याशांग लांगताई देजी ने शांगजा टेम्पल के नाम पर हमारे लोगों को मारा। अब उनके कर्म उन्हें ही लौट गए। मैं आपका एहसानमंद हूँ। जैंगी ने चाय की चुस्की ली और कहा, अब आगे क्या करोगे? पाजी गिजांग बोला, अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम तैयारी कर लेंगे। जैंगी ने अपनी उंगलियां रगड़ते हुए कहा, सपोर्ट की चाह है तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी। पाजी गिजांग इमोशनल हो गया। आप ही तो हमारे हिमालय के भगवान हो, बस हमें उस अंतिम संस्कार वाले गुरु से बचा लो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। जैंगी ने सर हिलाया, मैं दूसरों के डोमेस्टिक इश्यूज में दखल नहीं देता। उधर देजी गुस्से में था। उसने साजा और लामिन फैमिलीज के हेड्स को वापस भेज दिया। आर्मीज कलेक्ट करो। लामिनोजू ने गुस्से में आके एक प्राइसलेस फ्लावर वेस तोड़ दिया। उस देजी ने मुझे यूज किया, वो चीखी। तभी सीढ़ियों से एक शांत परजीव व्यक्ति उतरा। लैंसलॉट। मिस लामिन, परेशान क्यों हो? ओजू बोली, तुमने कहा था हमारी फैमिली को साउथ वेस्ट की किंग बनाओगे। लैंसलॉट ने कहा, ऑफ कोर्स, बस जो एंशिएंट खजाना ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे छुपा है वो हमें दिलवा दो। लामिन थोड़ी शांत हुई और सारी बात लैंसलॉट को बता दी। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी, उसने कहा। मैं बनूंगी हिम क्षेत्र की क्वीन, वो दिन जरूर आएगा। लैंसलॉट मुस्कुराया, बस अभी थोड़ा पेशेंस रखो। लेकिन लामिन ऑलरेडी कमांड दे चुकी थी। 2000 सैनिकों को इकट्ठा करो, हम शांगजा टेम्पल जा रहे हैं। उधर शांगजा टेम्पल में देजी सीधे फ्यूनरल मास्टर के पास गया। गुरु उस वक्त तांत्रिक चित्रकला में ध्यान लगाए हुए था, जहां 49 दिन तक फूलों और रत्नों से भक्ति पेंटिंग बनाई जाती है। देजी गुस्से से बोला, गुरुजी, जैंगी एक डीमन है, आपने अब तक कुछ नहीं किया। गुरु ने शांत स्वर में कहा, चुनजाओ धर्मा सभा आने वाले हैं, ये समय उचित नहीं है। देजी का गुस्सा और बढ़ गया। हमारे 3 धर्म रक्षक मार दिए गए और आप? गुरु ने सर हिलाया, मैं परिवारों के झगड़े में नहीं पड़ता। मैं तभी हस्तक्षेप करूंगा जब वहां एपिसलॉन लेवल की शक्ति सामने आएगी। एपिसलॉन? देजी चौंक गया। गुरु चुप हो गया। उन्हें पता था असली खतरा अभी बाकी था और चेंजाओ सभा के पहले कोई भी शक्ति वेस्ट नहीं करनी थी। देजी ने गुस्से से पैर पटके, अगर आप नहीं आए तो मेरी और 2 फैमिलीज की ताकत ही पाजी परिवार को रोदने के लिए काफी है। और उसी रात वॉर ऑफिशियली शुरू हो गया। याशांग लांगताई परिवार ने 20,000 सैनिकों को इकट्ठा कर लिया। शाजा और लामिन परिवार ने 2,000 ट्रूप्स भेजे। इन सब ने मिलकर नहामू सिटी पर सडन अटैक कर दिया, जो पाजी फैमिली की टेरिटरी में एक मेजर सप्लाई हब था। सिटी के अंदर हजारों सर्फ्स रहते थे और मैसिव स्टॉक पाइल्स जमा थे। देजी का प्लान पूरा पाजी परिवार को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, लेकिन अगर नामाहू गिरता तो उनकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती थी। पाजी साइड ने कुछ प्रिपरेशन तो की थी, लेकिन अटैक की डायरेक्शन समझ नहीं पाए। सिटी तुरंत बैटलफील्ड बन गई। चारों तरफ आर्टिलरी फायर, आइस कैटapults और हैवी सीज मशीन्स एक्टिवेट हो गए।
30 मीटर ऊंची सिटी वॉल गिर गई और बड़े बड़े स्नो बाउल्डर्स नीचे तक टपक गए। पोस्ट कैटेक्लिज्म वर्ल्ड में स्नो और फ्रोजन स्टोन ही सबसे इजी कंस्ट्रक्टिव मटेरियल बनाना था, लेकिन जैसे ही ये आसानी से बनता है वैसे ही जल्दी टूट भी जाता है। याशांगलांग ताई के हैवी वेपन्स ने पूरा शेल्टर फायर स्टॉर्म में बदल दिया। देजी अपने वॉर कैंप में दूरबीन से सब देख रहा था। अपनी आंखों से पाजी फैमिली के एक सिटी को डिस्ट्रॉय होता देखकर वो गर्व से मुस्कुराया। ऐसे शहरों को मेरी फैमिली एक पल में मिट्टी में मिला सकती है, देजी ने कहा। और साथ खड़ी लामिंग ओजू और शाहजहां ग्यात्सो की हालत देखकर लग रहा था कि उन्हें भी अपने शहरों का वही अंजाम याद आ गया, क्योंकि उनके सिटीज भी बर्फ से बने हुए थे। इसी बीच पाजी गेजांग को न्यूज मिली और उन्होंने तुरंत अपनी प्राइवेट आर्मी रेडी की और नाहामू सिटी की तरफ मार्च किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने जैंगी से मदद मांगी। मैं आपको लड़ने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ अगर अंडरटेकर आए तो आप उसे रोक लेना। जैंगी ने सर हिलाया। इतना तो मैं कर सकता हूँ। वो अंडरटेकर की पावर जानता था, लेकिन उसका डिफेंस सिस्टम इतना टाइट था कि अंडरटेकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जैंगी और पाजी गेजांग नाहमू सिटी पहुंचे, लेकिन जो बैटल चल रही थी वो बहुत ही पुराने तरीके की और अविश्वसनीय थी। बदले हुए आइस व्हीकल्स और आउटडेटेड वेपन्स के साथ 22,000 सोल्जर्स की फाइट। जैंगी को ये सब एक सेंचुरी पुरानी वॉर लॉर्ड्स वाली लड़ाई जैसी लगी। पाजी गेजांग ने बताया, हैवी वेपन सिर्फ हमारे पास है, मिसाइल सिस्टम ही है जो अब तक हमें बचा रहा है। जब पाजी गेजांग के 5,000 ट्रेन सोल्जर्स ने बैटलफील्ड ज्वाइन किया तो फाइट का बैलेंस वापस आ गया। तेजी गुस्से में आग बबूला हो गया और चिल्लाकर बोला, तुम तांत्रिक धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो। पाजी गेजांग ने कामली जवाब दिया, हम तंत्र का सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई इसे पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करे ये बर्दाश्त नहीं। जब बैटल फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ने लगा, शाजा और लामिन फैमिलीज ने पीछे हटना शुरू कर दिया। उनका असली मकसद सिर्फ सिंबॉलिक सपोर्ट देना था। आखिर एक सुलह रख दी गई। दोनों साइड से 3-3 एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल्स के एक राउंड फाइट करेंगे। जो टीम कंप्लीटली हारेगी उसे पीछे हटना होगा। अगर पाजी हारता तो नाहमू सिटी और किलर सरेंडर करना पड़ता। अगर देजी हारता तो 2000 सर्व्स और 1000 एनिमल्स देने पड़ते और केस क्लोज हो जाता। पाजी ने यह प्रपोजल जैंगी को दिखाया। जैंगी खुद फाइट नहीं करना चाहता था। वो जानता था अंडरटेकर उसे ढूंढ रहा है, लेकिन उसके पास एक डेंजरस साथी थी जो सबसे कम बोलती थी, लियांग यू। लियांग यू अब एक 9800 पॉइंट कॉम्बैट मास्टर थी। उसका आर्मर उसे लगभग इनविंसिबल बना देता था। जैंगी ने पूछा, लड़ोगी? लियांग यू ने सर हिलाया। क्या मार सकते हो? पाजी गेजांग तुरंत बोला, बिल्कुल। जैंगी ने कहा, ठीक है, अब असली टेस्ट शुरू होने वाला है। जैंगी को पता था लियांग यू पावरफुल थी, लेकिन वो कभी बेकार रिस्क नहीं लेता। राउंड रॉबिन बैटल में पहले यूजुअली वीकर या सैक्रिफिशियल वॉरियर्स भेजे जाते हैं ताकि अपोनेंट की स्ट्रेंथ एसेस की जा सके। सोलांग देजी ने अपने कमांडर क्योंडा को इशारा किया, तुम पहले जाओ। क्योंडा बहादुर था, मौत से नहीं डरता था, लेकिन पाजी गेजांग ने उसे कामली बोला, अगर जीत नहीं पाए तो सरेंडर कर लेना, जिद मत करना। पहली लड़ाई शुरू होने वाली थी। क्योंडा ने अपना कोट उतार के अपनी स्टील लाइक बॉडी दिखाई और चिल्लाया, कौन है सामने? आजा दिखाता हूँ पाजी फैमिली की असली ताकत। देजी ने बाकी 2 घरों से भी एक एक फाइटर भेजने को कहा। लामिन ओजू ने भारी मन से अपने मोस्ट ट्रस्टेड वॉरियर गलेयर को बुलाया। गलेयर कोई रॉयल ब्लड का नहीं था, बल्कि एक पावरफुल लेकिन कॉमन शेफर्ड था। उसकी लॉयलिटी और उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ ने लामिन फैमिली को काफी बैटल्स जीतने में मदद की थी। लामिन ने उससे कहा, तो तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओगे, और अगर मर भी गए तो तुम्हारा बेटा हमारे नाम से जाना जाएगा। गलेयर की आंखों में एक चमक थी। ये उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। अब बैटलफील्ड पर क्योंडा वर्सेस ग्लेयर फेस टू फेस होने वाला था। एक बन गया एंग्री किंग कॉन्ग और दूसरा 8 आर्म्ड वज्र। दोनों ने अपनी पावर्स अनलीश की और टकराव शुरू हो गया। ग्लेयर के पास 8 वेपन्स थे, लेकिन वो उनमें से सिर्फ 2 को फुल फोर्स से यूज करता। बाकी 6 वेपन से वो ट्रिकली क्योंडा की लोअर बॉडी को टारगेट करता था। जैंगी ने ऑब्जर्व किया, ग्लेयर ट्रिकी है लेकिन इफेक्टिव है। लियांग यू ने कामली समझाया, ज्यादा लिम्स होने का मतलब ज्यादा पावर नहीं होता, कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है। क्योंडा अब घायल होने लगा
और समझ गया कि फाइट कंट्रोल से बाहर हो रही है, लेकिन रिट्रीट करना उसकी फैमिली के लिए शर्म की बात होती। दोनों फाइटर्स के शरीर से खून बह रहा था, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। फाइट इतनी लंबी और इंटेंस हो गई कि दोनों का एंड नजदीक दिख रहा था। जैंगी ने पाजी गेजांग से कहा, अगर अभी रोक दिया जाए तो? पाजी ने कहा, हमारी फैमिली की इज्जत चली जाएगी। जैंगी ने कैमली बताया, इसका इफेक्ट फाइनल रिजल्ट पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगले फाइटर के सामने ये वैसे भी नहीं टिक पाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, अगर अपोनेंट ने मरने से पहले एक और ब्लो दे दिया तो अगली फाइट में प्रॉब्लम हो सकती है। पाजी गेजांग की बातों ने जैंगी को झटका दिया। अभी थोड़ी देर पहले ये आदमी बेचारे का नाटक कर रहा था। जैंगी को रियलाइज हुआ, जो बंदा पूरे साउथ वेस्ट का रियल पावर सेंटर हो गया हो, वो इतनी इजीली इनोसेंट का रोल प्ले करे, ये पॉसिबल है क्या? जैंगी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो बस रिमाइंड करा रहा हूँ। क्योंडा जैसे एलियन को ट्रेन करना आसान नहीं होता। और फिर वो चुप हो गया। जब पाजी गेजांग को अपनी वॉरियर की जान का कंसर्न नहीं तो मुझे क्यों? पाजी गेजांग खुद भी परेशान था। क्योंडा को ट्रेन करने में बहुत मेहनत और रिसोर्सेस लगे थे। अगर ये हार गया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। लेकिन तभी उसे याद आया, अगर वो हारता है तो जैंगी की पोजीशन भी कमजोर हो जाएगी। इसका मतलब जैंगी डेफिनेटली श्योर होगा, तभी इतना कॉन्फिडेंट है। पाजी गेजांग ने मन ही मन प्लान बदल दिया और लाउड स्पीकर में चिल्लाया, रुको, अब नहीं लड़ना। इस लड़ाई में हम पाजी फैमिली हार मानते हैं। पूरा बैटलफील्ड चौंक गया। डेजी और बाकी सब लोग शॉक में थे। क्या पाजी गेजांग पागल हो गया है? हार मान ली? ग्लेयर भी पीछे हट गया और क्योंडा रोते हुए चिल्लाया, नहीं, मैं लड़ते लड़ते मर सकता हूँ पर हार नहीं मानूंगा। पाजी गेजांग ने जवाब दिया, तुम हारे नहीं हो क्योंडा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्योंडा इमोशनल हो गया और जमीन पर गिर के रोने लगा। उसके बाद सोलांग देजी को भेजा गया, पाजी का सबसे पावरफुल गार्ड। उसे बोला गया, पूरा जोर लगाना, लेकिन अगर हारे तो सरेंडर कर देना। दूसरी तरफ लामिन फैमिली भी कंफ्यूज थी कि ग्लेयर को रिप्लेस करे या नहीं, लेकिन ग्यात्सो ने मजाक उड़ाते हुए बोला, रियल वॉरियर कभी बैटलफील्ड नहीं छोड़ता। ग्लेयर समझ गया कि उसका अंतिम समय आ गया है। बुद्धा से प्यार करके वो आगे बढ़ा। तभी सोलांग देजी भारी वज्र स्टिक लेकर बैटलफील्ड में आया। एक ही वार में उसने ग्लेयर का बाह तोड़ दिया। सोलांग देजी एक प्योर री-इन्फोर्समेंट टाइप म्यूटेंट था जिसका एबिलिटी इंडेक्स था 9800। उसने कभी फ्लैशी पावर्स नहीं ली, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई थी। ग्लेयर ने अपनी जान दांव पर लगाकर सोलांग देजी को कस के जकड़ लिया। फिर भी देजी ने वज्र स्टिक से उसका सर फोड़ दिया। ग्लेयर मर गया, लेकिन मरने से पहले सोलांग देजी को भी बुरी तरह घायल कर गया। पाजी ने देखा और उसके चेहरे पर रंग उड़ गया। बुरा हुआ, 3 फैक्शन अलायंस की खुशी डबल हो गई। अब जीत पक्की लग रही है। उधर ग्यात्सो ने अपना नेक्स्ट प्लेयर भेजा, लाओसांग, एक 400 किलो का फैट वॉरियर जिसके आंखों में सिर्फ खूनी नजारा था। पाजी फैमिली टेंशन में थी। अगर सोलांग देजी हार गया तो अगला बंदा 2 अपोनेंट से लड़ेगा। अब उनकी पूरी उम्मीद जैंगी के गेस्ट पर थी। सोलांग देजी की चोट ने पाजी गेजांग की सांसें गले में अटका दी। उसने जैंगी को हल्की नजर से देखा, जैसे कह रहा हो, देखा, मैंने बोला था ना, सॉफ्ट मत बनो। पर अब क्या करे? लेकिन वो जानता था, अगर इस बार पाजी फैमिली हारता है तो जैंगी चुप नहीं बैठेगा। पर वो ये भी नहीं चाहता था कि सब कुछ वक्त से पहले एक्सपोज हो जाए। माय लॉर्ड, क्या आप सच में श्योर है कि हम जीतेंगे? पाजी गेजांग ने चिंतित होकर पूछा। जैंगी बिल्कुल शांत रहा। फिक्र मत कर, मैंने कहा था तुम हार सकते हो। पास खड़ी लियांग यू भी थोड़ी हैरान हुई। उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन जीत की कभी कोई गारंटी नहीं होती। तो फिर जैंगी में इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? जैंगी ने सिर्फ पाजी से कहा, देखो और मजा लो। अब गेजांग के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ शाजा फैमिली का वॉरियर लोसांग धीरे धीरे बैटलफील्ड में उतरा। उसने पहले से एक बड़ा सा डिब्बा फाड़ा था, जिसमें से सिपाही एक गहरा पीला लिक्विड निकल के लोसांग के पूरे जिस्म पर डालने लगे। ये क्या है? तांत्रिक अनुष्ठान। फैटिशु चौंक गया। पाजी गेजांग ने गंभीरता से कहा, घी है, ये अपनी बॉडी पर घी डाल रहा है। कबाब बनना चाहता है क्या? किसी ने मजाक उड़ाया। लोसांग की स्ट्रेंथ थी आग। आइस एज के बाद ऐसे पावर्स रेयर हो गए थे, लेकिन फायर यूजर्स अब भी खतरनाक बन सकते थे अगर सही तरीके से यूज किया जाए। प्योर घी से लखपत,
लोसांग ने अपने आप को मोटे बुद्धा जैसा बना दिया। फिर उसने डिब्बे से घी पीना शुरू कर दिया। जैंगी तुरंत समझ गया ये घी अल्कोहल या पेट्रोल जैसे फ्यूल बनेगा, जैसे जियाहोंग करती थी। रेडी होने के बाद लोसांग जोर से चिल्लाया, उसकी सांसों से हवा तक कांप गई। हेलिटोसिस, सोलांग देजी ने सीरियस मोमेंट में बोल दिया। पूरा मैदान हंस पड़ा। लोसांग में आग लग गई, लेकिन वो पीली नहीं, गोल्डन थी। पीछे एक गोल गोल्डन ऑरा था, जैसे मात्रेया बुद्धा। कोड नेम बुद्धा लैम्प, पावर इंडेक्स 9700। उसने चारों तरफ घूम के बैटलफील्ड को आग से घेर लिया। जैंगी ने सर हिलाया। स्मार्ट मूव है, अब कोई देख नहीं सकता। फायर की वजह से विजन ब्लर हो गया था और इंफ्रारेड मोड भी डाउन था। लोसांग की बॉडी एक बर्निंग फायर बॉल बन गई और वो सीधा देजी पर झपटा। देजी ने अपनी वज्र स्टिक से ब्लॉक किया। जोर का धमाका हुआ, लेकिन इफेक्ट कम था क्योंकि लोसांग ने रोल करके इम्पैक्ट को डिफ्यूज कर दिया था। फिर उसने मुंह से एक गोल्डन जेट फ्लेम निकाला जो 5000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म थी। देजी का हाथ जल गया, लेकिन उसने पेशेंस नहीं छोड़ा। कैलिए के लास्ट स्ट्राइक के अंदर से लगी चोट अब इम्पैक्ट दिखा रही थी। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी में भी इंटरनल डैमेज डेडली हो सकता है। सोलांग देजी ने सोचा, अगर रोलिंग से उसकी स्पीड बढ़ती है तो मैं उसे शुरू होने ही नहीं दूंगा। जैसे ही लोसांग रोल करना स्टार्ट करता, देजी तेजी से उस पर टूट पड़ा। अगर तुझे चलने ही ना दो तो देखते हैं कैसे टकराता है, उसने सोचा। तोलांग देजी ने लोसांग के अटैक का कोर समझ लिया था। उसकी स्ट्रेंथ उसकी स्पीड में थी, ना कि रॉ फिजिकल पावर में। तो अगर उसकी टेक्निक को बीच में ही तोड़ दिया जाए तो उसे हराना मुमकिन था। वही स्ट्रैटेजी लेके सोलांग देजी सीधा लोसांग की तरफ दौड़ा। उस वक्त लोसांग एक गोल बॉल की तरह सिकुड़ा हुआ था, बिल्कुल एस्केप नहीं कर सकता था। वज्र डंडा बिजली की तरह आसमान से गिरा और लोसांग के भारी जिस्म से टकरा गया। डंडा उसके फैट में धंस गया और चारों तरफ मांस की लहरों ने हलचल मचा दी। असर थोड़ा कम जरूर था, फिर भी लोसांग फुटबॉल की तरह दूर जा गिरा। जमीन पर वो 10 बार उछल गया, लेकिन उसकी मोटी फैट लेयर्स ने उसे खत्म होने से बचा लिया। पर उसके शरीर पर गहरे नीले ब्रूशेस दिखने लगे। काम कर रहा है, तेजी ने सोचा। फिर एक और बार सोलांग ने दोबारा तेजी से चेज किया। हवा में जंप करके लोसांग पर दोबारा हमला किया। लोसांग किसी तरह पलटा और अपने जिस्म को रोल करते हुए अटैक से बच गया। धरती कांप गई, बर्फ उड़ गई और बैटलफील्ड धुंध से भर गया। ज्यादातर लोग कुछ नहीं देख पाए। जैंगी शांत था, पर उसने लियांग यू से कहा, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। लियांग यू ने पूछा, तुम्हें लगता है सोलांग हार जाएगा? हाई प्रोबेबिलिटी है, जैंगी ने कहा, क्योंकि सोलांग की इंटरनल इंजरीज काफी सीरियस थी। एक क्लोज कॉम्बैट वॉरियर के लिए ये चोट हर मूवमेंट के साथ और बढ़ जाती है। इस बीच एक आग की लपट उठी और सनलाइट थोड़ी क्लियर हो गई। अब सब कुछ बैटलफील्ड पर दिखने लगा। सोलांग देजी अब भी वज्र डंडा लेकर खड़ा था, लेकिन लोसांग के जिस्म पर 3 गहरे निशान दिख रहे थे और उसकी कंडीशन बड़ी ही खराब लग रही थी। उसका मोटापा ही उसका आर्मर बना हुआ था, वरना ऑर्गन्स फट जाते। पुराने जमाने के जनरल्स भी इसी वजह से मोटे होते थे। फैट एक बफ की तरह काम करता था। अब लग रहा था कि सोलांग आगे है। पाजी फैमिली खुशी से चिल्लाने लगी, लेकिन जैंगी और लियांग यू समझ गए थे सोलांग की बॉडी अब बस जोर लगा के चल रही थी। अगर फाइट को जल्दी फिनिश नहीं किया गया तो वो खुद गिर जाएगा। सोलांग ने वज्र डंडा को भाले की तरह पकड़ा और सीधा लोसांग पर झपट पड़ा। लोसांग मुस्कुराया और उसके जिस्म से फायर वेव्स उठने लगी। आग ने सोलांग के बाल तक जला दिए, लेकिन वो रुका नहीं। डंडा घुमाता हुआ वो और आगे बढ़ता गया। लोसांग ने फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन से बचाव किया, फिर से बाउंस करके डिस्टेंस क्रिएट की। उसकी इंजरीज अब सरफेस पे दिख रही थी। मैं पागल नहीं हूं जो तेरे साथ मरने आऊं, लोसांग बोला। अब उसने धीरे से फायर अटैक्स करने शुरू किए। धीरे धीरे उसका फैट कम होने लगा, मतलब वो अपनी बॉडी को एक ऑयल टैंक की तरह फ्यूल बना रहा था। जैंगी ने लियांग यू से कहा, अब तैयार हो जाओ। हंसते हुए उसने उसके हाथ में फ्लावर नाम का जानवर पकड़ा दिया। लियांग यू हैरान हो गई, ये क्या बीस्ट है? जैंगी बोला, बीस्ट कंट्रोलर को ये साथ रखना चाहिए, यही नेचुरल है ना? फ्लावर की असली पावर लियांग यू से भी ज्यादा थी। ये एक बग लेवल कॉम्बो था
जो एक डिस्गाइज था। मैदान में सोलांग और लोजांग के बीच चेस का खेल जारी था। हर बार जब सोलांग उसका पीछा करता, लोजांग उसे चकमा दे देता और दूर से फायर अटैक करता। काफी देर तक यही चलता रहा। आखिर सोलांग की बॉडी थकने लगी और उसकी स्पीड डाउन हो गई। लोजांग अब भी दौड़ रहा था। उसकी पीठ से ब्लड और फैट दोनों बह रहे थे। सबको लग रहा था कि सोलांग अब भी लीड में है, लेकिन जैंगी जानता था उसका वक्त खत्म हो रहा है। तभी लोजांग ने देखा, सोलांग रुका हुआ था, बिल्कुल शांत, जैसे कोई आखिरी चाल चलने वाला हो। लोजांग ने अपने जिस्म को इन्फ्लेट किया, एक डिफेंसिव स्टांस ले लिया और तब सोलांग ने सबको चौंकते हुए कहा, मैं हार मानता हूँ। पूरा मैदान सन्न हो गया। किसी को यकीन नहीं हुआ, पर जैंगी मुस्कुराया। ये स्मार्ट मूव है। सोलांग जानता था कि मरने से बेहतर है जिंदा रहना। वो जैंगी की स्ट्रेंथ समझ गया था। जब वो वापस आया, पाजी गिजांग ने उसे गले लगाया। तुमने सही डिसीजन लिया। काफी लोग नाराज थे, लेकिन सोलांग वही कर रहा था जो लॉन्ग टर्म विक्ट्री के लिए जरूरी था। अब सबकी निगाहें जैंगी पर थी। क्या अब वो खुद बैटलफील्ड में उतरेगा? सोलांग देजी का सरेंडर देखकर लोजांग चौंक गया। मैं जीत गया? उसने खुद पर विश्वास नहीं किया। अगर देजी एंड तक फाइट करता तो शायद जीत मिलती, लेकिन खुद भी खत्म हो जाता। पर अगर वो पहले से हार गया था तो लोजांग की सारी चोट बेकार गई थी। 3 लेन्स तक चेज करने के बाद देजी वापस चला गया। जीत मिली, लेकिन काफी कड़वी। उधर देजी के टीम में खुशी थी। 2 बैटल्स जीत चुके थे, एक और जीता तो गेम ओवर। पर चाबा जियाचू के चेहरे पर एक हल्की सी कंसर्न थी। अगर देजी भी रिट्रीट कर गया तो कुछ सीरियस है। लामिन नोजू ने हाँ में सर हिलाया। आखिरी फाइटर तुमने खुद चुना है शिबा, उसने कहा, लेकिन अगर सामने एपिसलोन लेवल एलियन निकला तो? एपिसलोन? वो लेवल जहां से पावर का गैप टेरिफाइंग हो जाता है। शिबा ने हिमालय की तरफ देखा और बोला, अगर एपिसलोन आया तो फ्यूनरल मास्टर खुद आएगा, फिर कोई थ्रेट नहीं। अब सबकी निगाहें थी आखिरी फाइटर पर। काफी लोगों ने सोचा अब कोई बाहरी मर्सनरी उतरेगा, शायद वो जो ब्लैक आर्मर में 4 प्रोटेक्टर्स को खत्म कर चुका था। लेकिन सबको चौंकते हुए जैंगी ने इशारा किया और लियांग यू को बुलाया। मार डालना, रहम नहीं करना, उसने कहा। लियांग यू मुस्कुराई। लाइफ और डेथ डुएल में रहम कहाँ? तभी फ्लावर नाम का एक छोटा सा प्राणी उसके कपड़ों से निकल के उसकी गोद में छुप गया, एक सीक्रेट वेपन की तरह। लियांग यू सिल्वर ग्रे आर्मर में लॉन्ग स्वॉर्ड हाथ में लेके बर्फ से भरे मैदान में उतरी। कोई नहीं जानता था वो कौन है, लेकिन उसके टोन्ड फिजिक ने सबको बता दिया कि वो एक फीमेल है। लोजांग फिर से तैयार हो जाता है। इंजरी सप्रेस करने वाली दवा ले चुका था, स्टिमुलेंट भी ले चुका था। अब वो लिटरली एक फायर बॉल की तरह लग रहा था, अपने फाइनल बैटल के लिए तैयार। लियांग यू ने तलवार उठाई और हवा में एक शार्प स्विंग किया। एक ब्लू एनर्जी ब्लास्ट बैटलफील्ड की पूरी धुंध को चीर गया। लोजांग ने अपना वर्ल्ड मोड चालू किया और एक फ्लेमिंग प्रोजेक्टाइल की तरह उसकी तरफ दौड़ा। लियांग यू ने कामली अपना लेफ्ट आर्म उठाया, आर्मर खुला और वहां से लिक्विड नाइट्रोजन मिसाइल्स लॉन्च हो गए। एक आइसी एक्सप्लोजन हुआ। लोजांग की आग ठंडी पड़ गई। हर बार लियांग यू दूर जाके डॉज कर रही थी, जैसे डॉज बॉल खेल रही हो, लेकिन उसी वक्त उसके हाथों से एक्सट्रीमली थिन नैनो थ्रेड छूट रहे थे जो लोजांग के जिस्म पर धीरे धीरे लिपट रहे थे। लोजांग कुछ समझ ही नहीं पाया और खुद एक डेडली नेट में फंस गया। जैसे जैसे वो लड़खड़ाता गया, वही थ्रेड्स उसकी स्किन और फ्लैश तक को चीरते गए। जब उसे पेन फील हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने जबरदस्ती अपना बॉडी इन्फ्लेट करके थ्रेड्स तोड़ने की कोशिश की। कुछ धागे टूटे, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह से कट गया। कितना बेवकूफ है ये, जैंगी बोला। बहादुरी तो है, लेकिन कॉमन सेंस नहीं। लोजांग लहूलुहान था। लियांग यू धीरे धीरे उसके पास आई, तलवार उठाई और बोली, हिले तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लोजांग गुस्से में गरजा, ये थ्रेड्स मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे ही उसने ज्यादा जोर लगाया, दर्द और घाव और गहरा हो गया। आखिर उसने गले से एक वज्र प्रोजेक्टाइल निकाला और लियांग यू की तरफ फेंका। वो इजीली कट कर दिया गया। फिर लोजांग ने अपनी आखिरी चाल चली, एक फायर ड्रैगन जैसी ज्वाला छोड़ी। लेकिन लियांग यू का आर्मर इतना एडवांस था कि वो आग से सीधा बाहर आ गई। अब वो बहुत पास थी। लोजांग अपने ही ट्रैप में जकड़ा जा चुका था। लियांग यू ने तलवार से उसके पेट पे वार किया। एक ही वार में उसका जिस्म 2 टुकड़ों में कट गया। पीला फैट, इंटेस्टाइन्स और खून बाहर निकल आए। लियांग यू तुरंत पीछे हट गई।
बैटलफील्ड पर दोनों तरफ के लोग ये मंजर देखकर उल्टी करने लगे। लोजांग का बॉडी लिटरली आधा हो चुका था। जमीन पर गिरते हुए उसने एक दर्दनाक चीख मारी। सर कलम करना ही बाकी था। जो लोग वहां थे देखकर सहम गए। कोलिएशन और पाजी फैमिली के लोग भी लियांग यू को देखते रह गए। सरप्राइज जीत पे नहीं था, शौक इस बात का था कि वो जीत इतनी आसानी से मिल गई। उसकी फाइट किसी और ही लेवल की लग रही थी। ब्रूट फोर्स नहीं, प्योर टैक्टिकल स्ट्रेटेजी थी। उसने अपोनेंट की वीकनेस ऑब्जर्व की और प्रिसाइजली वहीं वार किया। आज भी हिम प्रदेश के लोग प्राचीन तरीकों से लड़ते हैं, या जीत या मौत। दुनिया खत्म हुए 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन 4 चीफ क्लैंस अब तक आपस में लड़ने में लगे हैं। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट रुक गया है, कुछ केसेस में तो रिवर्स हो गया है। लियांग यू की फाइट ने सबको सिखाया, लड़ाई दिमाग से भी होती है। याशांग लांगताई, देजी, लामिनोजू और शाजान ग्यात्सो सबकी शक्लें बिगड़ गई। उन्हें लगा था लोजांग कम से कम लियांग यू को थका देगा, शायद चोट भी पहुंचा दे, पर लियांग यू ने उसे कुछ ही मिनट में खत्म कर दिया। अब बारी थी देजी के परिवार की। लामिनोजू और ग्यात्सो ने देजी की तरफ देखा। अब सब जिम्मेदारी तुम्हारी है। देजी ने गहरी सांस ली और बोला, चिंता मत करो, हम नहीं हारेंगे, क्योंकि अब मैदान में उतरेगा यानथाई, एक ऐसा वॉन्डरिंग मॉन्क जो सिर्फ लड़ाई के लिए जाना जाता है। ये लोग मंदिरों में रहते हैं, ना भिक्षा मांगते हैं, ना पूजा करते हैं, बस युद्ध। यानथाई ने ट्रेन किए थे 3 डेंजरस स्नो मैशिव्स, म्यूटेटेड प्रीडेटर्स फ्रॉम आइसी जोन्स, जो कभी पूरे शहरों को तबाह कर चुके हैं। लोगों ने देखा एक पतला सा भिक्षु आया, हाथ में डायमंड स्टाफ और पीछे 3 काले राक्षसी कुत्ते। देजी ने गर्व से कहा, इनका एबिलिटी इंडेक्स 9000 प्लस है और यानथाई उसका 9800 है। अब हराना नामुमकिन है। 5 फैमिली की आर्मीज में विस्पर होने लगे, 3 डॉग्स, ये तो चीटिंग है। लेकिन जैंगी शांत था। तभी फ्लावर लियांग यू के कॉलर से निकला, वो छोटा सा गोल सर वाला बिल्ली टाइप क्रिएचर। जैसे ही मैशिप्स भागे, फ्लावर ने एक उबासी ली और पल भर में हवा में गायब। अगले सेकंड में तीनों मैशिप्स जमीन पर गिर गए। उनका दिमाग फ्लावर खा चुका था। पूरा मैदान सन्न हो गया। फ्लावर उनके सर पर खड़ा था, जैसे कोई खास बात ही नहीं हो। किसी को नहीं पता था यही था जैंगी की टीम का नंबर 2 फाइटर। अब देजी का चेहरे का रंग उड़ गया। यानथाई को अब सिर्फ लियांग यू से नहीं बल्कि उस बिल्ली जैसे वॉर बीस्ट से भी लड़ना होगा। लियांग यू ने तलवार निकाली और कहा, फ्लावर, जरूरत पड़ी तो हेल्प करना। सबने सुना, इसका मतलब था अगर मैं नहीं संभाल पाई तो मेरा बीस्ट देख लेगा। यानथाई ने मंत्र पढ़ते हुए बुद्धा लाइट समन की। बर्फीली जमीनों पर सुनहरी रोशनी छा गई, लेकिन लियांग यू का एक्सो आर्मर सब झेल गया। लू कैरन का बनाया हुआ हाईटेक आर्मर। अब लियांग यू बिजली की तरह हवा में दौड़ती हुई यानथाई के करीब आ रही थी। यानथाई को समझ आ गया ये लड़ाई आसान नहीं होगी, ये या तो जीत होगी या तो मौत। पर वो चौक भी नहीं पाया। लियांग यू ऑलरेडी उसके बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। लॉन्ग स्वॉर्ड से एक नीली रोशनी निकली जो उसके पूरे शरीर को आर्मर के बीच से दरारों से लपेट रही थी। ये था की एंटेंगलमेंट द हंटर, जो उसकी क्लोज रेंज पावर और इम्पैक्ट को काफी बूस्ट कर देता है। लियांग यू की अटैक रेंज थी 50 मीटर। बिना सोचे समझे उसने सीधा यानथाई पर वार कर दिया। यानथाई ने भी तुरंत रिएक्ट किया। उसका बायां हाथ उठा और एक गोल्डन तेज लाइट उसके पूरे बॉडी को कवर कर गई। दोनों ताकतें टकराई। स्वॉर्ड की धार गोल्डन प्रोटेक्शन से टकराते छिटक गई, लेकिन यानथाई का ज्यादातर डिफेंस टूट चुका था। अब उसका मन सतर्क हो गया। सामने वाला काफी डेंजरस था। एनफोर्समेंट सिस्टम को फ्लैशी पावर्स नहीं मिलती, बस बॉडी को बूस्ट करता है। लेकिन अगर ये सिस्टम किसी रियल मास्टर के पास हो तो वो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से सब कुछ खत्म कर सकता है। लियांग यू की स्ट्रेटेजी सिंपल थी, सामने जाओ, एक क्लीन शॉट दो और सब खत्म करो। वो गलतियां कर सकती थी, लेकिन अगर सामने वाला एक बार भी चूक गया तो मौत निश्चित है। अब यानथाई ने काउंटर अटैक किया। तत्घाट 1000 हैंडेड धर्मकाया। उसके पीछे एक जायंट बुद्धा की शैडो उभरी, जिसके 1000 हाथ बन गए। वो फ्यूरी मोड में चला गया और हजारों मुट्ठियां लियांग यू की तरफ झपटी, लेकिन लियांग यू पीछे नहीं हटी। उसने तलवार से हर एक स्ट्राइक का सामना किया। पंचों में दम था, लेकिन वो सॉलिड नहीं थे।
ये स्पिरिचुअल अटैक्स थे जिनको लियांग यू अपनी स्वॉर्ड से छन्नी की तरह काट रही थी। वो चीते की तरह हवा में कूदती रही, हजारों हाथों के बीच से निकलती गई। एक भी हिट खाए बिना वो यांथाई के बिल्कुल सामने पहुंच गई। यांथाई को लगा उसे मौका मिला है, लेकिन तब तक लियांग यू फिर से 50 मीटर के लीथल जोन में आ चुकी थी। बुद्धा लाइट और तेज हो गई, उसकी आर्मर कट होने लगी, पर लियांग यू बिना रुके स्वॉर्ड से फिर से अटैक कर बैठी। यांथाई ने डायमंड स्टिक से वार को रोका, लेकिन शॉक इतना इंटेंस था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और हाथ से खून बहने लगा। मेरे पास बुद्धा लाइट है, फिर भी मैं उसकी पावर को झेल नहीं पा रहा, उसने अंदर ही अंदर माना। लियांग यू फिर से कूद पड़ी। अब मैं तेरी बुद्धा स्टैचू को ही तोड़ दूंगी। वो ऊपर उड़ती हुई बुद्धा के हाथों पर चढ़ गई, स्वॉर्ड से गोल्डन लाइट को काटते हुए सीधा हेड तक पहुंच गई। यांथाई ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ग्रेट डिफेंस लियांग यू के स्पीड के सामने टिक नहीं पाई। उसने दोनों हाथों से स्वॉर्ड को कस के पकड़ा और डायरेक्ट बुद्धा के हेड पर वार किया। सैकड़ों हाथ टूट गए। लियांग यू को लगा अब टाइम है बैक ऑफ करने का, और वो फ्लाइट मोड से पीछे हट गई। लेकिन जैसे ही उसने मूव किया, हजारों हाथों ने उसे जकड़ना शुरू कर दिया। जैंगी ने देखा और बोला, इस लामा में दम है। लेकिन उसकी चिंता लियांग यू के लिए नहीं थी, रियल डेंजर थी मशीन की पावर। कोलिएशन के बाकी लोग परेशान थे, लेकिन जैंगी और उसकी टीम बिल्कुल रिलैक्स थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था। फ्लावर अभी भी वहीं थी, आराम से बैठी मैस्चीफ की लाश पर, जैसे कोई एक्शन शो देख रही हो। लियांग यू जानती थी स्ट्रेट अटैक करना काम नहीं करेगा, इसीलिए उसने बुद्धा के चारों तरफ इतनी तेजी से दौड़ना शुरू किया कि एक एयर करंट बन गया। यांथाई उसे देख भी नहीं पा रहा था, सिर्फ ब्लर इमेजेस थे। तभी अचानक लियांग यू ने पीछे से जंप किया और पिछला अटैक लॉन्च किया, लेकिन बुद्धा का फेस घूम गया और फिर से फिस्ट की बारिश हुई। लियांग यू ने पीछे स्टेप लिया, पीछे भी कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। उसकी नजर जमीन पर गई और उसे एक आइडिया आया। उसने स्वॉर्ड जमीन में घुसा दी और नीचे से एक तीखा स्ट्राइक लॉन्च किया। एक इंटेंस लाइट उसके पांव के नीचे से निकलकर चिन की तरफ बढ़ी। ये था डाइवर्जन। असली अटैक था नैनो थ्रेड से भेजी गई छोटी डैगर, जो नीचे से स्ट्राइक कर रही थी। यांथाई चौंक गया, लेकिन तब तक लेट हो चुका था। डैगर उसकी गर्दन पर एक लंबा कट छोड़ गई। लियांग यू ने तुरंत कंट्रोल छोड़ा और स्वॉर्ड लेके दौड़ पड़ी। जब तक यांथाई खुद को संभालता, स्वॉर्ड उसके हेड से सिर्फ 30 सेंटीमीटर दूर थी। उसने मुश्किल से डायमंड स्टिक से ब्लॉक किया, लेकिन पीछे गिरते हुए जमीन पर 2 डीप निशान छोड़ दिया। कोलिएशन कैंप में सन्नाटा छा गया। विनर क्लियर था। अब अगर यांथाई अकेला लियांग यू से नहीं निपट पा रहा, तो फ्लावर को कैसे रोकेगा। लियांग यू और येनाथाई की जबरदस्त लड़ाई आधे घंटे से ज्यादा चली। इस दौरान इक्विपमेंट का फर्क क्लियरली दिखने लगा। लियांग यू का एक्सोस्केलेटन आर्मर उसे डेडली अटैक से बचा रहा था, जबकि येनाथाई बुद्ध की रोशनी से अटैक और डिफेंस दोनों कर रहा था। एक पॉइंट पे उसने बुद्ध का हाथ एक मैजिकल मिरर में बदल दिया, जिससे एक पावरफुल बीम निकली जो सीधा लियांग यू की तरफ गई। उस बीम ने उसके आर्मर पे क्रैक्स डाल दिए, स्पेशली लेफ्ट आर्म पे हैवी डैमेज हुआ। फिर भी लियांग यू ने अटैक करते रहना चूज किया। येनाथाई की रोशनी अब धीरे धीरे डिम होने लगी थी। एक तेज वार में लियांग यू की तलवार येनाथाई के माथे को चीरते हुए बस थोड़ा सा दूर थी। अगर और आगे बढ़ती तो उसका सर फट जाता। येनाथाई डर के मारे पसीना पसीना हो गया। अब ऑडियंस को क्लियरली दिखने लगा था कि मशीन हार की तरफ जा रही थी, और अब सामने जो लियांग यू जैसा वॉरियर जिसके पास बेस्ट मेंटालिटी और इक्विपमेंट हो, तो जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था। सबऑर्डिनेट निर्दीन बोला, चाबा येनाथाई अब टिक नहीं पाएगा। अगर फाइट कंटिन्यू हुई तो वो मर जाएगा। देजी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। चुप रहो, हम शाजिया टेम्पल को रिप्रेजेंट करते हैं, हम हार कैसे मान सकते हैं। पास खड़ी लामिन उजू ने ठंडे लहजे में बोला, अगर हम पाजी फैमिली से हार गए तो शांजिया टेम्पल की इज्जत कहाँ जाएगी। उसने जानबूझकर उन तीनों कोलिएशन फैमिलीज का नाम नहीं लिया। वो चाहती थी कि डेजी अब पीछे ना हटे। फाइट जारी रही। लियांग यू ने पूछा, क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो। येनाथाई बोला, क्या तुम मुझे हरा चुके हो। लियांग यू ने जवाब दिया, तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन ये लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं है। अगर मैं तुम्हारे गुरु की जगह होती तो तुम्हें वापस बुला लेती,
यानाथाई का मन डगमगा गया, लेकिन तेजी ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। वो चुप रहा, मतलब फाइट जारी रखनी थी। मैं आज तक तांत्रिक बुद्ध धर्म के लिए मरने को तैयार हूँ, कहकर यानाथाई दोबारा लड़ने लगा। आखिर में जब उसकी रोशनी लगभग बुझ गई, लियांग यू ने एक ही बार में उसका सर काट दिया। लियांग यू खुद भी बुरी तरह से घायल थी, लेकिन उसकी टेक और इक्विपमेंट ने उसे बचा लिया। देजी गुस्से में पागल हो गया। उसने अपनी माला तोड़ दी और आंखें लाल हो गई। कोलिएशन फोर्सेस को पहली बार ऐसी हार मिली थी। पाजी फैमिली में जीत की खुशी से शोर मच गया। लड़ाई के बाद पाजी गेजांग आया और बोला, हमारी बहादुर योद्धा को सलाम। साफ था, पाजी फैमिली को अब कॉन्फिडेंस मिल गया था। जैंगी ने आसपास देखा और बोला, मुझे लगा था वो कोई चाल चलेंगे। गेजांग बोला, देजी अभी वादा नहीं तोड़ेगा, कम से कम अभी नहीं। अभी वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता जब तक चाजुओ धर्मा असेंबली ना हो जाए। लेकिन रियलिटी ये थी कि शांजा टेम्पल ने अपने 5 टॉप एलियंस खो दिए थे। लामिन और ग्यात्सो फैमिलीज ने भी अपने फाइटर्स खो दिए। टेक्नोलॉजी और म्यूटेंट डेवलपमेंट में पीछे होने के कारण ये नुकसान और भी बड़ा था, स्पेशली देजी के लिए, जिसका इमेज अब बुरी तरह से गिर चुका था। कहा जाता है कि लौटकर उसने अपने घर का सारा सामान तोड़ दिया और अब उसने खुद को बाहर की दुनिया से पूरी तरह बंद कर लिया। वो कहने लगा कि अब वो चुनजाओ असेंबली की तैयारी करेगा, लेकिन अंदर से वो गुस्से में उबल रहा था। जो रिसोर्सेस उसे पाजी फैमिली से मिले थे, उन्हें उसने अकेले ही रख दिया। दूसरी तरफ पाजी गेजांग ने एक जश्न रखा और जैंगी और उसके साथियों को बुलाया। आपके कारण हमें ताजी परिवार का सम्मान मिला। क्योंगडा और सोलांग देजी ने भी झुककर आभार व्यक्त किया। तभी गेजांग ने पूछा, क्या अब हम क्योंगडा को बता सकते हैं कि आप असल में कौन है? जैंगी ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तब गेजांग ने गंभीरता से कहा, क्योंगडा, इनका असली नाम है लॉर्ड केओस, जो रिवर साउथ डोमेन के मास्टर है। ये सुनकर क्योंगडा एकदम स्तंभित रह गया। आप उस लेवल के हैं, जैसे अंडरटेकर? क्योंगडा ने सलाम किया। लॉर्ड केओस को क्योंगडा का सलाम। जैंगी मुस्कुराया। अब हमें अगला स्टेप सोचना है, उस अंडरटेकर को कैसे हराया जाए। अंडरटेकर का नाम सुनते ही पाजी गेजांग का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। मिस्टर केओस, फ्यूनरल मास्टर की ताकत तांत्रिक बुद्धा धर्म की रहस्यमयी विद्याओं से आती है। हम जैसे लोग उसे समझ भी नहीं सकते। दक्षिण पश्चिमी रीजन में उसकी ताकत किसी भगवान से कम नहीं। सिर्फ एक नजर से ही वो हमें बिना लड़ाई के हरा सकता है। अगर आप उससे टकराना चाहते हैं तो माफ कीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। जैंगी को उस रात की वो घटना याद आ गई। चैरियट लेवल पावर सच में 20,000 पॉइंट्स तक की थी, एकदम डरावनी। लेकिन उससे भी खतरनाक था उसका संगम मठ से कोई विशेष शक्ति प्राप्त करना। उसके घाव तुरंत भर जाते थे और सुपर पावर फिर से फुल चार्ज हो जाती थी। मतलब जब तक कोई उसे एक ही स्ट्राइक में फिनिश ना करे, वो मरेगा नहीं। और ऐसे स्ट्राइक सिर्फ अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर के पास हो सकती थी, या किसी के पास जो कर्ज पूरा करता हो। हाउ तू, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ, शायद उसके पास से कोई कमजोरी मिल जाए। पाजी गेजांग ने हाँ में सर हिलाया। ये कोई राज नहीं है। तांत्रिक बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में उसकी जिंदगी सबको पता है। असल में अंडरटेकर सिर्फ एक सिंबॉलिक फिगर था। असली पावर तो 4 बड़ी फैमिलीज और ट्राइब्स के पास थी। ऐसे सिंबॉलिक लीडर्स को कंट्रोल करने के लिए धर्म ने एक तरीका निकाला, उसे बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों में उलझा दो। उसका नाम था याशालांग ताई जुएगो। वो एक सिंपल 4 वाह फैमिली से था। जब वो 8 साल का था और उसमें सेल्फ अवेयरनेस आई तो शांगजा मठ के लोग उसे ले गए। उसके बाद वो कभी बाहर नहीं निकला। पहले 10 साल ग्रंथों में, फिर 5 साल मेडिटेशन रूम में बंद, यानी 15 साल तक वो मठ में ही रहा। फैटिशू हैरान रह गया। पाजी गेजांग बोला, जनता की नजरों में वो एक भगवान जैसा है। जैंगी ने कहा, अगर ऐसा इंसान कभी मठ से बाहर निकल आए और अलग सोचने लगे तो लोग जान दे देंगे उसकी बातों पे। पाजी गेजांग ने सर हिला दिया। अंकल यू ने कहा, लेकिन ये सब बहुत निर्दयी लगता है। पाजी ने कहा, उसके लिए नहीं, उसे सिखाया गया है कि यही जीवन सच में मीनिंगफुल है। वो एकदम प्योर है, शायद दुनिया का सबसे सच्चा भक्त। जैंगी ने कहा,
ऐसे इंसान को अगर ज्यादा पावर मिल गई तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। पाजी गिजांग मुस्कुराया, इसीलिए मैं हर दिन डरता रहता हूँ। तभी बाहर से एक मैसेज आया, खाना तैयार है। जैंगी और लियांग यू ने तुरंत महसूस किया कुछ तो गड़बड़ है। हमें ये खाना पसंद नहीं आया, जैंगी ने कहा। गिजांग ने तुरंत माफी मांगी, मुझे माफ कीजिए, हम इसके आदी हो चुके हैं। ये डिश यहाँ के सिर्फ कुछ अमीर लोग ही खा पाते हैं। लियांग यू अब चुप नहीं रह सकी, उसने सख्ती से पूछा, आप जैसे लोगों को खाने की कमी तो नहीं होती, फिर ये सब क्यों खाते हो? पाजी गिजांग कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, पुराने जमाने में स्काई बुरियल आम था। मृत शरीर को चीलों को खिला दिया जाता था। हम मानते हैं कि इससे आत्मा को मुक्ति मिलती है और शरीर प्रकृति को लौट जाता है। लेकिन जब महामारी आई तो सिर्फ 1 महीने में 90% आबादी खत्म हो गई थी। जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना पड़ा। जैंगी को याद आया कि शुरुआत में उसने भी कितना खाना स्टोर करके रखा था, पर अगर उस वक्त वो भी भूखा होता तो शायद कुछ भी कर बैठता। लियांग यू ने फिर कहा, अब वो समय नहीं रहा, अब क्यों खाते हो ये सब? पाजी गिजांग हंसने लगा, क्योंकि शेफ लोडान बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। उसकी हंसी सुनकर सबको एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैंगी ने देखा, एक बार इंसान कोई बुरा काम कर लेता है तो हर बार उसका असर कम हो जाता है। धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। उन्होंने खाना छोड़ दिया और वहां से विदा ले ली। पाजी बोला, ध्यान रखिए, जब शुनजाओ महाधर्म सभा होगी असली युद्ध शुरू होगा। बाहर निकलते वक्त उन्होंने देखा लोडान एक गाड़ी खींचते हुए आ रहा था। उसने सम्मान पूर्वक झुककर प्रणाम किया, लेकिन जैंगी और उसके साथी उससे दूर हो गए। उन्हें अब पता चल चुका था कि उसके हाथों से क्या क्या बना था। पर तभी लोडान मुस्कुराकर बोला, आप लोगों ने मेरी बनाई डिश नहीं खाई। जैंगी ने कहा, और कभी खाऊंगा भी नहीं। लोडान बोला, सही कहा, पर 5000 साल के इतिहास में वो 2 शब्द हर जगह लिखे मिलते हैं। आपके पास उस खाने की खुशबू नहीं है, लेकिन खून की बू बहुत तेज है। क्या ये भी खाना नहीं हुआ? जैंगी ने उसे घूरा और कहा, बहुत बकवास करते हो, और निकल गया। ग्यात्सो जो अब अपने घर लौटा तो गुस्से से भरा हुआ था। ना सिर्फ उसका वक्त बर्बाद हुआ, बल्कि उसका दाहिना हाथ लोजांग भी मार दिया गया। अगर देजी के लोग भी नहीं मरे होते तो उसे शक होता ये सब देजी की चाल थी। पर सबसे शर्मनाक था देजी का आखिरी स्टेप, सारी कंपनसेशन अकेले ले लेना। गुस्से में ग्यात्सो ने आसपास के लोग हटा दिए और अनजान लोगों के साथ बैठ गया। ये लोग प्लेटो के लोकल जैसे दिखते थे, लेकिन उनका एक्सेंट मेनलैंड का लगता था। उनमें से एक बोला, मास्टर श्याजा, आपको तो अब तक समझ आ गया होगा कि वर्तमान स्थिति आपके लिए फेवरेबल नहीं है। उसने आगे कहा, जब धर्मा असेंबली खत्म होगा और डीमन किंगडम का गेट खुलेगा तो याशालांग ताई परिवार शायद शानजा परिवार को पूरी तरह से मिटा देगा। शियाजा जानता था देजी ही असली खतरा है। अब उसकी उम्मीद सिर्फ उस रहस्य भरे आदमी पर थी जो 1 साल पहले मिला था और जिसने वादा किया था कि सहयोग करने पर वो शाहजहां फैमिली को ताकत देगा। बदले में उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि वो था एक एपिसलोन क्लास म्यूटेंट। दूसरी तरफ जैंगी और उसकी टीम को समझ आ गया था कि पहाड़ी क्षेत्र में बाहर की ताकतें भी एक्टिव हो चुकी है। जैंगी ने डैंग शेंगतोंग से कहा, दुनिया के सभी एपिसलोन म्यूटेंट्स की लिस्ट दो। डैंग ने डेटा भेजा। कुल 37 लोग। वीडियो फुटेज और इन्फो क्रॉस चेक करने पे कुछ डोमेस्टिक एपिसलोन्स जैसे शुनवू और ली चेंगोंग फिट नहीं बैठे। सिर्फ एक नाम था, शेंग दाओवन, जिसकी एबिलिटी प्रोफाइल अननोन था। उस पर शक किया गया। फिर जैंगी ने गेस किया, शायद ये लोग डोमेन के बाहर से हो सकते हैं, हो सकता है सेंट्रल एशिया से। यांग शिनशिन ने मैप टेबल पर रखा, बताया, भारत अलायंस सबसे सस्पिशियस लग रहा है। भारत अब एक धार्मिक राष्ट्र बन चुका है जहां की मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी हाई है। डैंग की इन्फो के मुताबिक भारत में 5 एपिसलोन म्यूटेंट्स हैं। यांग ने कहा, गरुड़ जो गोल्डन आर्मर और स्वॉर्ड वाला म्यूटेंट है, शायद वही था जो जैंगी से भिड़ा था। जैंगी को समझ आ गया कोई स्नोई प्लेटू पर कब्जा करना चाहता है। उसने साफ बोला, जो भी बाहर की ताकतों से मिला होगा उसे खत्म किया जाएगा। टीम ने भी एग्री किया। कोई भी फॉरेन अलायंस में है उसे सरवाइव करने का हक नहीं। अंत में यांग ने कहा,
भारत का गोल सिर्फ ग्रेट स्नो माउंटेन का रहस्य नहीं बल्कि पूरे रीजन पर कंट्रोल हो सकता है। जैंगी की आंखों में गुस्सा था। अब उसका प्लान बिल्कुल क्लियर था। पहचान करो और एक एक को मिटा दो। गरुड़, ये अजीब म्यूटेंट भारत अलायंस में पहले नहीं था पर 1 साल में ही मशहूर हो गया। उसकी गोल्डन पवित्र तलवार पहले भी कई पावरफुल लोगों को मार चुकी है। इसी वजह से उसे 8 इमोर्टल्स में से एक टाइटल मिला है। यांग ने उसकी एबिलिटी के बेसिस पर एनालिसिस दिया जो बिल्कुल वैलिड लगा, क्योंकि एपिसलोन लेवल लोगों के बीच पावर गैप मैसिव होता है। अब तक कभी नहीं हुआ कि 2 म्यूटेंट्स की एबिलिटीज बिल्कुल एक जैसे हो। जैंगी को भी लगने लगा कि उस रात जो गोल्डन एलियन आया था शायद वही भारत का गरुड़ था। ये लोग तो सच में शातिर हैं, बिना शर्म के, जैंगी ने ठंडी नजर से कहा। तब अंकल यू ने गंभीरता से बोला, जैंगी अब मामला सीरियस हो गया है। क्या हमें रीजन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? शायद दूसरे रीजन से हेल्प मिले। जैंगी ने कहा, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्सेस इंटरवीन करेंगी तो ये सिर्फ एक लोकल फाइट नहीं रहेगी। जैंगी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, अभी किसी और को इन्वॉल्व मत करो। उसने सभी को समझाया, हमें इस सिचुएशन को 2 एंगल से देखना होगा। पहला, अगर भारत वाले पूरे साउथ वेस्ट रीजन को टारगेट कर रहे हैं तो हमें नेशनल लेवल पे रिस्पॉन्ड करना होगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये प्रोबेबिलिटी हाई है। यांग शिनशिन भी हाँ में सर हिलाती है। साउथ वेस्ट का एरिया बड़ा है पर हाइट ज्यादा होने के कारण, और अब जब आइस एज आ गया है, सब बंजर हो चुका है, रिसोर्सेस कम है और भारत खुद इंटरनल क्राइसिस में फंसा है। नेशनल स्ट्रेंथ और मिलिट्री पावर हमारे मुकाबले काफी कमजोर है। फिर वो हंसी के साथ बोली, ऐसे टाइम में अगर वो वॉर की कोशिश करे तो या तो वो पागल है या सुसाइडियल। जैंगी ने कहा, तो अनलेस कोई फुल स्केल वॉर हो, हमें किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, शायद वो लोग ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे के डेमोनिक किंगडम के ट्रेजर को पाना चाहते हैं। मुझे ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। वो मुस्कुराकर बोला, अगर यही उनका एम है तो हम सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं फॉरेन एलियंस को हैंडल करूंगा, पर मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगा। अंकल यू ने हामी भरी, सही कहा, पर मुकाबला मिला तो उन बास्टर्ड्स को सबक जरूर सिखाऊंगा। जैंगी ने कंधे उचका के कहा, जो भी सिचुएशन डिमांड करेगी हम वही करेंगे। किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, पर वो खुद सबसे ज्यादा अशांत था, क्योंकि वो जानता था अगर सब कुछ फेल भी हो जाए तो वो खुद को बचा सकता है। अगले कुछ दिनों में सबने बाहर की इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी शुरू कर दी। इसी बीच जैंगी फिर से स्नो माउंटेन गया, जहां डेमोनिक किंगडम का विशाल ब्लू स्टोन गेट था। इस बार वो उसे ध्यान से देख पाया। सैकड़ों मीटर ऊंचा दरवाजा जैसे आसमान को छू रहा हो। उसने वैक्यूम पावर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ। वो बुदबुदाया, 2000 साल पहले का गिजार किंग आखिर क्या था? क्या उस वक्त के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल थे? जब वो दरवाजे के पास गया, उसे कुछ ग्रूव्स दिखे। 4 छोटे छोटे स्लॉट्स जैसे कुछ की फिट्स हो सकती हों। 4 ग्रूव्स। क्या ये वही कीज हैं जो 4 चीफ्टन फैमिलीज के पास हैं? तभी उसके दिमाग में सब क्लियर हो गया। बिन चारों फैमिलीज के कोऑपरेशन के कोई भी अंदर नहीं जा सकता, तो बाहर से आए एलियंस को भी उनसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। एक शाम जब वो घर लौटा तो उसने अपनी टीम को सारी डिटेल्स बताई। तब लियांग यू कुछ कहने में झिझक रही थी। जैंगी ने पूछा, क्या रेजिस्टेंस वालों ने तुमसे कांटेक्ट किया? वो थोड़ा शर्माई और बोली, हाँ, दरअसल जुमा नाम की रेजिस्टेंस लीडर ने मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया था। जैंगी मुस्कुराया, तो हम सब साथ चलेंगे, देखते हैं ये लोग कैसे हैं। अगली सुबह लियांग यू तय जगह पर पहुंची, लेकिन असली टीम मुयान की शैडो स्पेस में छुपी थी, जो अब एक छोटा पैलेस बन चुका था। शैडो स्पेस के अंदर लड़कियों ने एक घर, गार्डन और यहाँ तक कि फिशरी तक बना ली थी। जैंगी मजाक में कहता है, मेरा मन करता है तुम लोगों से लाइफ एक्सचेंज कर लूं। लियांग यू लगातार लोकेशन बदलती रही 3 बार। फाइनली एक वीरान पहाड़ पर उसे जुओमा मिली। वो एक विशाल भेड़िए पर सवार थी, पीछे कई वुल्फ्स थे। उसने लियांग यू को देखते ही सलाम किया, आपका शुक्रिया कि आप मिलने आई। उसने सीने पर हाथ रखा और झुककर अभिवादन दिया।
फिर बोली, मैं अकेली आई हूँ, घबराइए नहीं। लियांग मुस्कुराई, आप भी रिस्क लेके आई हैं, सही है। जुमा ने सीधा कहा, माफ करना, हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि वो सरदारों के चमचे हमें मिटाने के लिए कोई भी घटिया तरीका अपना सकते हैं। तुमने मेरी जान बचाई, अगर तुम वाकई तूसी के आदमी होते तो मैं यहीं मर जाती, लेकिन अपने भाई को कभी नहीं मारती। लियांग यू बस चुपचाप सर हिला देती है। तभी मुयान की स्पेस से जैंगी बाहर आता है। जुओ माँ चौकन्नी हो जाती है। तुम कौन हो? जैंगी हाथ उठाता है। घबराओ मत, मैं भी उसी की तरह बाहर से आया हूँ। लियांग यू कहती है, ये हमारे बॉस है, भरोसा कर सकती हो। जुओ माँ पूछती है, क्या तुम हमारी मदद करने आए हो? जैंगी हंसा, मदद? तुम तो काफी उम्मीदें लेकर आई हो। वो कहता है, तुमने हमसे कांटेक्ट किया है, अब बताओ क्या प्लान है? जुमा गंभीर हो जाती है। उसने पहले से रिस्क लेने का फैसला कर लिया था। पिछली बार तुमने हमें और गुलामों को बचाया। मैं जानती हूँ तुम अच्छे हो, इसीलिए इस बार भी मदद मांगने आई हूँ। लियांग यू पूछती है, अब क्या करना है? जुमा थोड़ी झिझकती है, फिर कहती है, अगर अगले ऑपरेशन में हमारी तुमसे टकरार हो जाए तो बस हम पर अटैक मत करना, और अगर पॉसिबल हो तो कवर दे देना। जैंगी समझ जाता है, ये सीधा नहीं बोल रही है। तुम लोग चुनजाओ धर्मा असेंबली सभा के दौरान कुछ बड़ा करने वाले हो, है ना? जोमा चौंक जाती है, तुम कुछ ज्यादा ही तेज हो। जैंगी शांत लहजे में कहता है, अगर मदद चाहिए तो ईमानदारी दिखाओ। जुमा सोचती है, बिना किसी हेल्प के ये मिशन मुश्किल होगा। तभी यांग शिनशिन की आवाज जैंगी के कानों में गूंजती है। वो याद दिलाती है कि बर्फ से ढके पहाड़ों पर जिन बागी लोगों को उन्होंने देखा था, हो सकता है वो इसी मिशन के लिए बलि चढ़ रहे हों। जैंगी अब करीब करीब समझ चुका है, बागी लोग फांसी पर चढ़ने जा रहे अपने साथियों को बचाना चाहते हैं और पूरा केस एक ट्रैप हो सकता है। वो पूछता है, हमें क्या मिलेगा बदले में? जुमा चुप हो जाती है, क्योंकि उनके पास कुछ देने को है ही नहीं। जैंगी कहता है, ठीक है, हम मदद कर सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना होगा। जुमा हैरान हो जाती है, तुम स्नो माउंटेन ईगल से मिलना चाहते हो? वो ही तो बागी लोगों का लीडर है, जिसका पता चारों सरदार और शांगा मंदिर सालों से ढूंढ रहे हैं। हाँ, जैंगी कहता है, मुझे उससे मिलना ही है। जुमा झिझक कर कहती है, मैं अपने लीडर से बात करके बताती हूँ। लियांग यू और जैंगी वापस लौट जाते हैं। रास्ते में लियांग यू पूछती है, तुम उससे मिलना क्यों चाहते हो? यांग शिनशिन समझाती है, क्योंकि जैंगी को शक है कि वही गोल्डन विंग्स वाला एलियन है जो उस रात दिखा था। अगर वाकई स्नो माउंटेन ईगल वही म्यूटेंट है तो सब कुछ परफेक्टली फिट बैठता है। जैंगी कहता है, उसका असली नाम जो भी हो, कोड नेम्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वो सच में एवियन टाइप म्यूटेंट है तो हमारे लिए प्राइसलेस हो सकता है। उसे याद आता है, उस रात गोल्डन विंग्ड एलियन और अंडरटेकर पहले एनिमीज थे, लेकिन फिर अचानक उनका अलायंस बन गया। अगर वो बागी लोगों का लीडर है तो उनका साथ आना समझने लायक है। सबको हैरानी होती है, क्या वाकई साउथ वेस्ट में 2 एपिसिलॉन लेवल म्यूटेंट्स मौजूद हैं? जैंगी कहता है, हो सकता है वो इतना पावरफुल ना हो, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन है, और वैसे भी नॉलेज ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हमें अंडरटेकर से लड़ना है तो पहले उसकी कमजोरी जाननी होगी, और हो सकता है ये आदमी वो राज जानता हो। इसी वजह से जैंगी अब रेबल्स के साथ टेम्पररी अलायंस बनाने के लिए रेडी हो जाता है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच रेबल्स का कैंप था। यहाँ रहना आसान नहीं था, न सिर्फ अथॉरिटी से लड़ना पड़ता था, बल्कि एक्सट्रीम ठंड और लिमिटेड रिसोर्सेज से सर्वाइव भी करना पड़ता था। कैंप मोस्टली अंडरग्राउंड था। डिम लाइट्स और पुराना इक्विपमेंट, कुछ मॉडर्न वेपन्स थे जो एनिमीज से छीन के लाए गए थे, लेकिन वो सिर्फ ट्रस्टेड फाइटर्स को दिए जाते। लोग पुराने जैकेट्स और टैटर्ड स्लीपिंग बैग्स में रहते, पर कोई कंप्लेंट नहीं करता। यहाँ वही लोग होते थे जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं होता। जुमा एक जाइंट वुल्फ पर सवार होकर कैंप में वापस आई। लोग उसे देखकर चुपचाप मुस्कुराए। उसने गार्ड से पूछा, बुद्धा कहाँ है? कैंप में रेबल लीडर को बुद्धा का बेटा कहा जाता था। लोगों को रेबेलियन के नाम पे यूनाइट करना इजी होता था। गार्ड ने जवाब दिया, वो किसी का फ्रोस्ट बाइट ट्रीट कर रहे हैं। जुमा एक टेंट में गई। अंदर थोड़ा वार्म था। एक लंबा आदमी ब्लैक रोब्स में एक छोटी लड़की के हाथों पे क्रीम लगा रहा था, बहुत जेंटल और केयरफुल। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था।
काम खत्म करने के बाद उसने जुमा को देखा और बोला, जुमा तुम वापस आ गई, चलो बात करते हैं। जुमा ने कहा, उन्होंने मैसेज भेजा है, ऑपरेशन के बाद वो आपसे मिलना चाहते हैं। बुद्धा ने सर हिलाया। अगर वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो शायद उसका रूल खत्म हो सकता है। उसे याद आया, एक बार 5 एपिसलोन बीइंग्स स्नोई माउंटेन पे मिले थे, शायद जैंगी उनमें से एक था। एक एपिसलोन की भी मदद मिल गई तो हम जीत सकते हैं। थोड़ा पॉज लेने के बाद बुद्धा ने कहा, उनकी कंडीशंस मान लो, लेकिन एक क्लॉज ऐड करना होगा। कुछ दिन बाद रेबल्स की साइड से कंफर्मेशन आई, जैंगी से मिलने के लिए हाँ कह दिया गया था। जैंगी मुस्कुराया, परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आया फेस्टिवल का दिन। चुनजाओ धर्मा असेंबली। हजारों लोग स्नो पर बैठे थे, हाथ फोल्डेड, प्रार्थना में लीन। ठंड के बावजूद उनका डिवोशन देखने लायक था। जैंगी और उसकी टीम पाजी गिजांग के साथ माहौल में शामिल हुए। इतनी भीड़ और फेथ देखकर वो थोड़ा हैरान थे। मंदिर के अंदर इलाइट लोग थे, क्लीन रोब्स, डेकोरेटेड प्रेयर रूम्स, बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर। पाजी ने कहा, अब डिबेट शुरू होगी, सारे मॉन्क्स पार्टिसिपेट करेंगे। थोड़ी बोरिंग होती है पर ट्रेडिशन है। जैंगी ने चारों तरफ देखा, लड़कियां भी थी। सबने थोड़ा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया था ताकि पहचाने ना जाए, पर उनकी ब्यूटी फिर भी छुप नहीं रही थी। यांग शिंगशिंग ने पॉकेट से रोस्टेड सीड्स निकाले। सब लोग बैठकर फेस्टिवल का मजा लेने लगे। मॉन्क्स की डिबेट किसी फन विलेज आर्ग्यूमेंट जैसी लग रही थी। जैंगी ने सोचा, इतनी सफरिंग के बावजूद ये लोग फेथ के साथ जी रहे हैं। ये फेस्टिवल सिर्फ रिलीजियस नहीं था, यहाँ होप और यूनिटी की एनर्जी थी। जैंगी की इंटरनल प्लान ये थी कि चंगजाओ धर्मा असेंबली के दौरान वो उन कुछ एपिसलोन्स को ढूंढेगा जो उसने उस रात स्नोई माउंटेन पर देखे थे। अब तक वो 2 की आइडेंटिटी जान चुका था, एक अंडरटेकर और दूसरा स्नो माउंटेन कॉन्डोर। लेकिन बाकी 2 अभी भी एक राज थे। सुबह असेंबली में हजारों लोग आए थे। इतनी भीड़ थी कि किसी पे शक करना भी मुश्किल हो गया। जैंगी ने मोस्टली सुबह रिलैक्स में बिताया। दोपहर में एक मॉन्क गरम सूप का थर्मस ले आया क्योंकि ठंड से कई डिवोटीज बेहोश हो रहे थे। सूप की खुशबू पूरे एरिया में फैल गई। जैंगी को भी भूख लगी तो कीर और कुछ लोगों को लेके पीछे चला गया ताकि थोड़ा खा सके। तभी पाजी फैमिली का कोई आया और बताया, मंदिर के स्पेशल गेस्ट के लिए खाना अरेंज किया गया है। जो बोली, इतने बड़े टेम्पल का खाना टॉप शेफ्स बनाते हैं, टेस्ट जबरदस्त होगा। जैंगी हंसा, लूडॉन को देखा था मैंने किचन आइटम्स के साथ आते हुए। फिर सब एक साइड हॉल में गए। जैंगी ने एलियन स्पेस सील किया, खाना निकाला, गर्मा गर्म फ्रेश खाना। उधर शांगजा टेम्पल के अंदर एक रॉयल बैंकेट चल रहा था। लूडॉन सफेद कपड़ों में खाना सर्व कर रहा था, रोस्टेड लैम्प का एक रॉयल मील। जो लोग खुद को रिलीजियस लीडर्स कहते थे वो भूखे जानवरों की तरह उस मील पर टूट पड़े। जैंगी ने जब ये सीन इमेजिन किया, उसका दिल मटलने लगा। जो कीर भी बाहर आई और बोली, इस स्नो स्टॉर्म के बाद ना जाने कितने लोग मरेंगे। जैंगी बोला, जो अब तक जिंदा है उनमें या तो पावर है या म्यूटेशन। तभी एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी, आप गलत हैं। अगर दुनिया में सिर्फ ताकतवर जिएंगे तो विनाश तय है। वो आवाज एक यंग फ्यूनरल मास्टर की थी, एक शांत और डिग्निफाइड इंसान। जैंगी पहले भी उसे 2 बार मिल चुका था, लेकिन इस बार फ्यूनरल मास्टर की नजर जोकीर पे अटक गई। जैंगी मुस्कुराया, उसकी नजर पकड़ ली और जो की कमर हल्का सा छुआ, जैसे डिक्लेयर कर रहा हो, ये मेरी है। उनकी बातों में स्पिरिचुअल डेप्थ भी थी और छुपे हुए शब्दबाजों के तीर भी। अंडरटेकर ने कहा, सब कुछ कारण और प्रभाव से होता है। जैसे आप यहाँ आए हो वो भी तय था। जैंगी सोचता है, ये बंदा भोला नहीं है। उसकी आंखों में वो टिपिकल मेल अट्रैक्शन था। जोकीर हंसी और बोली, क्या वो मुझे देख के फिदा हो गया? जैंगी बोला, उसने चाहे सालों से तपस्या की हो, पर एक खूबसूरत औरत ने उसे ह्यूमन बना ही दिया। जो हंसी, तो अब तुम उसकी वीकनेस यूज करोगे? जैंगी बोला, हर मर्द की वीकनेस यही होती है। दोपहर में धर्म सभा शुरू हुई। हजारों लोग बाहर स्नो में इंटेंस स्टिक्स लेकर बैठे थे। जैंगी को भी स्टेज पर एक सीट मिली जहां से वो बाकी चीफ्टेंस और उनके साथियों को ऑब्जर्व कर सकता था। उसकी नजर उन चारों राज भरे लोगों पे थी जो शायद उस रात स्नोई प्लेटू पर उसके साथ थे।
चुनजाओ धर्मा सभा की शुरुआत हो चुकी थी। एक लाल वस्त्र पहने एक लामा ने भारी ब्रोंज की कगीन बजाई, जिसकी आवाज आसमान को चीरते हुए पूरे माहौल को एकदम सीरियस बना रही थी। तांत्रिक अनुयायी सर झुका के खड़े थे। तभी शांगजा टेम्पल से कुछ भिक्षु निकले। उनके हाथों में था व्हाइट हाइड से बना हुआ ड्रम और रेड लैकर्ड बॉडीज वाले ढोल। वो ड्रम बजाते हुए मंत्रा बोल रहे थे। ड्रम और ब्रोंज बेल की कंबाइंड आवाज इतनी तेज थी कि फैटिशू भी मुस्कुराने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर रंग बिरंगे कपड़े पहने कुछ लोग नाचते नाचते निकले। डजन्स ऑफ लामास एक बड़ा ड्रम नुमा बर्तन ले आए और चौक के बीच रख दिया। दूसरी तरफ एक विशाल कढ़ाई स्टोव पर चढ़ा दी गई। जैंगी को ये सब इनिशियली इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन तभी माहौल एकदम पलट गया। बाहर से आए सैकड़ों मॉन्क सोल्जर्स आए और करीब 20 फटेहाल जंजीरों से बंधे हुए प्रिजनर्स को खींचकर बीच में लाया गया। सबसे आगे थी एक औरत, बैम, रेबिलियन की सेकंड इन कमांड। जैंगी ने तुरंत पहचाना, ये वही औरत थी जिसे उन्होंने एम्बुश में देखा था। पाजी गेजांग ने बताया, ये सभी डीमन कंट्री के भ्रम में आए रेबल्स हैं। आज इनका पब्लिक एग्जीक्यूशन होगा, धर्म सभा का हिस्सा। पूरा चौक गुस्से से उबल गया। लोग चीखने लगे, पत्थर फेंके, नफरत और बदला हर तरफ दिखाई दे रहा था। एग्जीक्यूशन रैक्स पहले से रेडी थे, ऊंची लकड़ियों से बने, जिन पर कैदियों को बांध दिया गया था। तब एक ग्रेट लामा मंच पर आया और बोला, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, जिन्होंने फ्यूनरल मास्टर और शांगजा टेम्पल का अपमान किया। इनकी वजह से ही हमारी जिंदगी कष्टों से भरी हुई है। तभी उसी वक्त फ्यूनरल मास्टर खुद प्रकट हुआ। शांगा टेम्पल से एक सुनहरी रोशनी उठी जो आसमान को चीरते हुए काले बादल और बर्फ गिरने का सिलसिला रोक देती है। भक्त लोग जमीन पर गिर गए, उनका नाम चिल्लाने लगे। पाजी गेजांग और बाकी बड़े लोग भी झुक गए। जैंगी को ये सब दिखावटी लगा। उसने कहा, अगर मैं चाहता तो कैनन से क्लाउड्स हटा देता। उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंडरटेकर सिर्फ अपनी ट्रिक्स से लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा था। फिर अंडरटेकर ने बुद्धा के बारे में प्रीच करना शुरू किया। दुख का कारण है इच्छा। अपने अंदर झांको, सत्य को जानो, तभी मुक्ति मिलेगी। नीचे लोग रोने लगे, कुछ जमीन पर लेट गए। यांग शिनशिन ने कहा, फेथ की ताकत हाईली एडवांस्ड हिप्नोसिस जैसी होती है, दर्द और भूख का एहसास मिटा देती है। अब स्टेज पर देजी त्रिपा आया। उसने जनता को भड़काया। ये डीमन कंट्री के बचे हुए लोग हैं जो फिर से बर्बादी लाना चाहते हैं। हमें इन्हें खत्म करना ही होगा। तुरंत हजारों लोग चीखने लगे, मार डालो इन्हें। तभी स्टेज पर कुछ लोग छुरियां लेकर आ गए। जैंगी ने पहचाना, वो लोडान था, एक शेफ। उसने एग्जीक्यूशन की तैयारी शुरू कर दी। जोकीर ने जैंगी के हाथ पकड़ लिया। ये लोग इन इंसानों को यहीं मारकर पकाकर खाएंगे। यांगमी को उल्टी आने लगी। हम यहाँ से चलें? जैंगी बोला, अभी नहीं, वरना शक हो जाएगा। देखना है आगे क्या होता है। नीचे बैठे कुछ लोगों ने बर्तन निकाल लिए थे। तभी जैंगी को समझ आया, ये लोग स्काई बरियल के नाम पर नरभक्षी बन गए हैं। पाजी गेजांग मुस्कुराया, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब चील नहीं मिलती तो लोग ही शिकार का हिस्सा बन जाते हैं। शेफ लोडान ने अपने प्रोफेशनल टूल्स निकाले। कटिंग, चॉपिंग, बोनिंग नाइफ्स, सब कुछ रेडी था और अब स्काई बुरियल शुरू होने वाला था। लोडान चौक के बीचों बीच खड़ा था, हाथ में नाइफ उठाकर रिवाज के मुताबिक प्रार्थना कर रहा था। स्काई बुरियल आमतौर पर मरने वालों के पुनर्जन्म की तैयारी होती है, लेकिन आज ये स्काई बुरियल जिंदा लोगों के लिए था। चारों चीफ्टेंस की डिमांड थी, रेबल्स को एक ही बार में ना मारा जाए। उन्हें देखना होगा कैसे उनका मांस काटकर पॉट में बॉईल करके बिलीवर्स को बांटा जाता है। ये पनिशमेंट उनके शरीर पर नहीं, उनकी आत्मा पर था। रेबल्स का मिशन था चीफ्टेन को गिराना और सर्फ्स को आज़ादी देना, लेकिन जब उन्हें मारा गया, वही सर्फ्स खुशी से उनका मांस खाने के लिए लड़ने लगे। क्या आयरॉनिक सीन था। देजी ने मॉन्क्स को अलर्ट किया, रेबल्स कभी भी हमला कर सकते हैं। मॉन्क बोला, चिंता मत करिए, जैसे ही आएंगे हम उन्हें ट्रैप कर लेंगे। देजी ने सर हिलाया, मुझे डर है कि वो आए ही ना। लोडान ने नाइफ उठाया और रेबल के चेस्ट की तरफ स्ट्राइक करने ही वाला था कि अचानक एक्सप्लोजन हुआ। जमीन हिल गई, लोग चीखने लगे, गिर पड़े।
पूरा माहौल केओस में डूब गया। देजी समझ गया ये अंदर का काम है। उसने ऑर्डर दिया, किसी को पास मत आने दो, फायर शुरू करो। क्राउड में भगदड़ मच गई। सोल्जर्स ने बिना सोचे समझे बिलीवर्स पर फायर कर दिया, लेकिन रेबल्स उसी भीड़ में छुपे हुए थे और अब उन्होंने काउंटर अटैक किया। लोडान ने बिना इमोशन के रेबल के चेस्ट में नाइफ घुसा दिया। एक परफेक्ट कट। रेबल चीखा, हमें छोड़ दो। सब जानते थे ये ट्रैप है, फिर भी आए ताकि दुनिया को दिखा सके कि कोई है जो पावर और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता है। जैंगी और बाकी लोग अब भी साइलेंस से सब कुछ देख रहे थे। स्नो माउंटेन ईगल ने वादा लिया था कि वो सिर्फ सही वक्त पे इंटरवीन करेगा। रेबल्स की हालत कमजोर थी, बाकी अब तक सपोर्ट में नहीं आए थे। तभी दूर से वुल्फ्स की आवाज आई। जुमा एक बड़ी वुल्फ पर सवार थी, व्हिप लहराते हुए। उसके पीछे वुल्फ्स का पूरा झुंड था और फिर आसमान से एक गोल्डन लाइट उतरी। स्नो माउंटेन कॉन्डोर। उसने अपने गोल्डन विंग्स फैलाए और मॉन्क सोल्जर्स की लाइंस को स्टॉर्म की तरह काट दिया। वो स्क्वायर में घुस गया, लेकिन फ्यूनरल मास्टर खड़ा हुआ और सिर्फ एक ही वेव में कॉन्डोर का अटैक रोक दिया। अगर मौत नहीं चाहिए तो मेरे साथ चलो, कॉन्डोर बोला और उड़ चला गया। अंडरटेकर भी उसके पीछे गया। जैंगी मुस्कुराया, अब मेरा वक्त है। रेबल्स स्काई बुरियल प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए। लोडान अब भी काम होकर रेबल का मांस काट रहा था, जैसे कोई आर्टिस्ट अपने कैनवस पे काम कर रहा हो। फिर उसने सॉल्ट छिड़का, बॉडी में मूवमेंट हुआ, फिर नाइफ से उसकी लाइफ एंड की करने का काम करने लगा। जैंगी के इशारे पर चेन्स टूट गई। वीक कंडीशन में भी रेबल्स उठ खड़े हुए, चेन्स को ही वेपन्स बनाकर लड़ने लगे। ड्रग्स से पावर्स सप्रेस थी, लेकिन कुछ एनहांस्ड म्यूटेंट फिर भी रेजिस्ट कर पा रहे थे। देजी चीखा, अब बाकी फैमिलीज हेल्प भेजे, लेकिन सबने मना कर दिया। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्राउड ने बाहर की आर्मी को एंटर करने नहीं दिया। लोडान ने सेरेमनी बंद की, अपना सामान उठाया और बिल्कुल काम तरीके से निकल गया। रेबल्स की नज़र में उसका नाम डेथ लिस्ट के टॉप 5 में था, क्योंकि उसने अपर क्लास में कैनिबलिज्म को प्रमोट किया था। एक लंबा और दुबला रेबल ऑक टाइप एबिलिटी यूजर अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक वाइट एंशिएंट एप बन गया। हाइट 3 मीटर से ज्यादा थी, हाथ घुटनों के नीचे तक। एक ही जंप में वो कई 100 मीटर ऊपर गया, सीधा स्काई बुरियल प्लेटफॉर्म के सामने। जैसे ही वो डीमन ह्यूमन शेफ के पीछे पहुंचा, उसने अपने क्लॉज निकाली और वर्ल्ड विंड की तरह घुमाकर लोडान पर अटैक किया। लेकिन लोडान ठंडी आंखों के साथ पीछे घूमता है, एक शार्प नाइफ से काउंटर अटैक करता है। वो जायंट एप के बाजू के नीचे से घूमकर पीछे पहुंचता है और हवा में वाइट स्लैशेस की लाइन छोड़ देता है। अगले पल एप का शरीर हजारों टुकड़ों में काट कर जमीन में गिर जाता है। जब एक शेफ बेल काटता है, उसका नाइफ डिवाइन पावर से चलता है। मैं हजारों लोगों को काटता हूँ और मुझे बिना देखे ही उनके बॉडी स्ट्रक्चर का पता चल जाता है, लोडान कहता है। नाइफ सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होते। ये थी उसकी एबिलिटी पाउदिंग बाचिन्स ऑफ एन ऑक्स, जिससे वो किसी भी दुश्मन की वीक स्पॉट पे सीधा वार करता था। इसके बाद लोडान ने फाइट में और कोई हिस्सा नहीं लिया। वो निकल गया क्योंकि वो शेफ है और जानवरों को काटने में इंटरेस्ट नहीं रखता अगर वो खाने लायक ना हो। इस बीच रेबल्स ने केओस का फायदा उठाकर अपने कॉमरेड्स को रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन इंजर्ड साथियों को ले जाना इजी नहीं था। एक रेबल ने कहा, हमारे बारे में मत सोचो, बैम को बचाओ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बैम, जो रेबल्स की सेकंड इन कमांड थी, उसी के कारण चिंजाओ फाइट लॉन्च की गई थी। एक लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, सिस्टर बैम, खून पी लो। बैम ने बिना झिझक बाइट किया और उसकी एनर्जी वापस आने लगी। हालांकि उसने ज्यादा खून नहीं लिया, लेकिन अब उसका टारगेट था याशांगलांग ताई तेजी, जो स्टेज के दूर खड़ा था। बैम की एबिलिटी इंडेक्स 9800 थी, पूरे स्नोई प्लेटू पर टॉप 10 में। शांगजा टेम्पल की इंटरनल फाइट्स की वजह से अब उसे रोकने वाला बस गिनते के लोग बचे थे। देजी गुस्से से चिल्लाया, लेकिन बाकी 3 फैमिलीज ने हेल्प देने से इनकार कर दिया। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। बैम ने अपना हाथ जमीन पर रखा और एक मैसिव स्नो स्टॉर्म कंजोर किया। तेज बर्फीले हवाओं और आइस लॉर्ड्स की चिलिंग वेव्स ने डजन्स ऑफ एनिमीज को तुरंत गिरा दिया। चलो, उसने अपने साथियों से कहा।
पर एस्केप इजी नहीं था क्योंकि याशंग लांगताई की प्राइवेट आर्मी और मॉन्क्स ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी थी। तभी लियांग यू और मुयान साइलेंटली आ गए थे और रेबल्स को अपने शैडोई स्पेस में छुपा लिया। मुयान की एबिलिटी से रेबल्स लिटरली डिसअपीयर हो गए। स्नोस्टॉर्म थमने के बाद भी किसी को नहीं पता चला कि रेबल्स किस डायरेक्शन में गए। देजी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन बाकी फैमिलीज चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। देजी ने तुरंत कुछ लोगों को भेजा, लाशों को इकट्ठा करो। तब एक लामा चिल्लाया, तंत्रा के खिलाफ जाने वाले डीमंस को मार दिया गया है। लोगों ने चीयर किया, चाहे उन्हें सच पता हो या ना हो।